नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के समीक्षा अधिकारी वाले एग्जाम के लिए ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर नंबर 7 है, जिसे कि आप यहाँ देखने वाले हैं। कुल मिलाकर 200 एमसीक्यूज पर हम चर्चा करेंगे और इसका जो जीएस वाला सेगमेंट है वो आपके सामने है, इसे देखते हैं। यहाँ आपको क्रोनोलॉजी अरेंज करनी है, यानी कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो वेल्लोर की सिपाही म्यूटनी है, इसके अलावा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह है, ये सब सैन्य विद्रोह है, और 22वीं नेटिव इन्फेंट्री जो है उसकी म्यूटनी है। अब इसमें से आप देखकर बताएं कि कौन सी पहले हुई थी और कौन सी बाद में हुई थी। देखिए, इसमें अगर आप डेट देखना चाहें तो 1806 में वेल्लोर वाला होता है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का होता है 1844 में, और 22वीं का विद्रोह कब होता है, ये 1849 में होता है। तो इसका क्रम कौन सा सही होगा? डी वाला, जो कि पहले से व्यवस्थित है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो म्यूटनी ऑफ 37th नेटिव इन्फेंट्री, म्यूटनी ऑफ 47th नेटिव इन्फेंट्री यूनिट, ऐसा दिया हुआ है, और म्यूटनी इन सोलापुर। देखिए, जो महाराष्ट्र और दक्कन वाला एरिया था, यहाँ सैनिकों के विद्रोह ढेर सारे देखने के लिए मिलते हैं। तो अब इसमें आपको अरेंज करके देखना है। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी वाला हो जाएगा। मतलब इसमें आप थोड़ा सा क्रम व्यवस्थित कर लीजिए। देखिए, 47वीं का कब होता है? ये विद्रोह होता है 1824 में। सोलापुर वाला जो विद्रोह है महाराष्ट्र का, ये 1833 का है, और 37वीं नेटिव इन्फेंट्री का जो होता है वो 1852 में होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यानी थर्ड क्वेश्चन को। इसमें आपसे पूछा गया है कि चुआर विद्रोह का, जो चुआर रिबेलियन था या अपराइजिंग आप कह सकते हैं, तो इसका कौन सा इसमें से प्रमुख नेता नहीं था? यानी 3 जो है वो प्रमुख है, तो वो भी आप देखेंगे। यहाँ पे श्याम गंजाम का नाम है, या गंजम इन्हें कहा जाता था। चक्र विसोई का नाम है, दुर्जन सिंह है, और माधव सिंह है। अब इसमें आप देखकर बताएं, जो नहीं है वो आपको बाहर करना है। तो थर्ड क्वेश्चन जो है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसमें से चक्र विसोई को बाहर कर लीजिए। चक्र विसोई का संबंध किससे है? खोंड विद्रोह से है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में आपसे कहा गया कि हु वाज द मेन लीडर ऑफ कोल म्यूटनी, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन was not related to कोल म्यूटनी। अब इसमें आप देखकर बताएं। देखिए, फोर्थ वाला जो है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी बुद्धू भगत, और यहाँ मयूरभंज जिले की बात हो रही है। जो कोल विद्रोह था ये 1831 का है, ये आप जानते ही हैं। रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूम, ये पूरा एरिया ये कवर करता था, और बुद्धू भगत इसके एक महत्वपूर्ण लीडर थे। इसके बाद 5th नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको क्रोनोलॉजी अरेंज करनी है। तो डूरंड समझौता है, ठीक है, डूरंड एग्रीमेंट, और उसके बाद गंडमक की ट्रीटी है और ल्हासा की ट्रीटी है। अब इसमें आप इन्हें देखिए कि ये संधियां और समझौते कब कब हुए थे। और 5th क्वेश्चन जो है, इसका सी होना चाहिए, क्योंकि आप इसमें जो समझौता है उसे देख लीजिए। सी वाले को चुनते हैं, ठीक है। डूरंड समझौता 1893 का है। गंडमक की जो संधि है वो कब होती है? 1879 में होती है, यानी 1879 में। और ल्हासा की संधि करजन के जमाने में होती है, और 1904 का जो समय था वो देखते हैं। इसके बाद 6 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड नॉट बीन मर्जर अंडर द सब्सिडियरी अलायंस ऑफ वेलेजली इन 1818, मतलब 1818 में। तो अब इसमें से आप देखिए कि जो शामिल नहीं किया गया था वो आपको चुनना है। तो जोधपुर है, सिंधिया का है, मछेरी है, और इसके अलावा भरतपुर है। 1818 की बात हो रही है, तो इसमें से सिंधिया को अगर आप बाहर कर देते हैं तो आपका काम हो जाएगा। सिंधिया का जो समय था, मतलब ये सहायक संधि को स्वीकार करने वाला, वो 1804 का था। वेलेजली की जो सहायक संधि है उसमें जोधपुर का 1818 में, जयपुर का भी उसी समय, मचेरी का भी और भरतपुर का भी। तो इसमें से आप सिंधिया को बाहर करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसमें आपको करेक्ट आंसर जो है वो चुनना है। तो अब देखिए, इसमें फर्स्ट एंग्लो मराठा, माफ कीजिएगा, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो है ये ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ समाप्त होता है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार जो है ये ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम या श्रीरंगपट्टनम इसे कहा जाता था, वही बात है, तो उससे समाप्त होता है। और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से अंत होता है थर्ड एंग्लो मैसूर वार का। अब इसमें सभी गलत हो सकते हैं, कुछ एक सही हो सकता है, या ऑल ऑफ एबव भी आप चुन सकते हैं। फिलहाल बताइए। देखिए, ये जो 7th क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ए होगा, यानी बाकी सब गलत है। केवल ऊपर वाला ये जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसका सही दिया है, ठीक है। ये मद्रास की संधि से समाप्त होता है। दूसरा वाला जो मैसूर युद्ध था, ये मंगलोर की संधि से समाप्त होता है। और तीसरा वाला जो युद्ध था उसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि लास्ट में होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। यहाँ भी कुछ ट्रीटीज हैं जो कि पहले एंग्लो मराठा वार से जुड़ी हुई हैं। अब आपको ये बताना है कि पहले एंग्लो मराठा वार के दौरान इसमें से कौन सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया गया था, यानी उसके बाद वाले जो एंग्लो मराठा वार थे उसमें किया गया था।
अब इसमें आप देखें ट्रीटी ऑफ सूरत है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर है, ट्रीटी ऑफ सलबाई है और ट्रीटी ऑफ बसीन है। इसमें आप देखकर बताएं। देखिए 8th क्वेश्चन जो है ना इसका डी वाला हो जाएगा। बेसीन की जो संधि है ये दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है और इसका जो समय है वो 1802 का है। ठीक है, ये आपने देखा। बाकी जो है जैसे सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि जो आप देखते हैं वो 1776 की है, सलबाई वाली जो है वो 1782 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ गलत की तलाश आपको करनी है। तो देखिए सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे, इंडियन लीग के संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे और देव समाज की स्थापना एमजी रानाडे ने यानी महादेव गोविंद रानाडे ने की थी और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अब इसमें गलत क्या है? तो गलत इसका सी वाला है। ठीक है, सी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। ये जो देव समाज का महादेव गोविंद रानाडे घुसा दिया ये गलत हो गया है। देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री थे। बाकी सब जितने हैं वो ठीक है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया कि क्रोनोलॉजी अरेंज करिएगा। तो हिंदू महासभा, इसके अलावा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। अब देखिए ये कब स्टैब्लिश हुआ था। तो 10th वाला जो है इसका बी वाला हो जाएगा। बी वाले के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे। मतलब हिंदू महासभा का 1915 की डेट है, 1915 की डेट है और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की जो डेट है वो 1920 की है और सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी को अगर देखें तो 1928 का है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। अब यहाँ सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो सुधारक न्यूज़पेपर जो है ये गोपाल गणेश अगरकर के संपादन में पब्लिश होता है। इंडिपेंडेंट नाम का जो न्यूज़पेपर है वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा उनके सौजन्य से प्रकाशित होता है। हिंदुस्तान दैनिक समाचार पत्र ये मोतीलाल नेहरू जी के सौजन्य से प्रकाशित होता है। अब इसमें सही क्या है? तो देखिए 11th क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो सुधारक समाचार पत्र ये गोपाल गणेश अगरकर के सहयोग से दिया हुआ है ना, तो यही एकमात्र करेक्ट है। इंडिपेंडेंट समाचार पत्र, माफ कीजिएगा, इंडिपेंडेंट समाचार पत्र जो है ये मोतीलाल नेहरू जी के सौजन्य से या उनकी एडिटिंग में पब्लिश होता है और हिंदुस्तान दैनिक समाचार पत्र ये मदन मोहन मालवीय से जुड़ा रहेगा। तो इसमें आपने देखा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। इसमें एक तरफ कमीशन दिया है, ठीक है, और दूसरी तरफ ये दिया हुआ है कि ये किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय में आया था, तो उनका नाम दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए आप, इरिगेशन कमीशन है लॉर्ड कर्जन के समय में आया था, यूनिवर्सिटी कमीशन जो है वो लॉर्ड लैंसडाउन के जमाने में आया था और ली कमीशन जो है ये पब्लिश होता है, माफ कीजिएगा, इसका गठन होता है तो ये कब होता है? लॉर्ड रीडिंग के समय में होता है। और विटले कमीशन का जो समय है वो लॉर्ड इरविन का जमाना था। अब इसमें आप देखकर बताएं इनकरेक्ट कौन सा है, गलत की तलाश करनी है। तो गलत इसका बी वाला है भाई, विश्वविद्यालय आयोग। ये 1000 बार आपने पढ़ा होगा कि कर्जन के समय में आया था, बाकी सब तो ठीक है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राजवंश और संस्थापक दे रखा है। तो कारकोट डायनेस्टी है और इसके संस्थापक चंद्रदेव थे। लोहार डायनेस्टी के दुर्लभ वर्धन थे, ठीक है। गढ़वाल डायनेस्टी के संग्राम राज थे और चौहान राजवंश के वासुदेव थे। अब इसमें सही की तलाश आपको करनी है। देखिए इसका डी वाला हो जाएगा, ठीक है, डी वाले को चुन लेते हैं। यहां पर जो दिया हुआ है, बाकी जितने हैं उनमें समस्या है। कारकोट डायनेस्टी से दुर्लभ वर्धन का संबंध होना चाहिए था। यहाँ पे लोहार डायनेस्टी से किसको मिलाइएगा? संग्राम राज को मिलाइएगा। गढ़वाल डायनेस्टी से आप किसको मिलाएंगे? चंद्रदेव को मिला लीजिए। तो यही था और ये आमने सामने मैच है, तो यही वाला सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए कि पहली बौद्ध संगीति जो है वो कश्मीर में हो जाती है और दूसरी वाली जो बुद्धिस्ट काउंसिल है उसका जो जगह है यानी वेन्यू है वो राजगीर है। पाटलिपुत्र में तीसरी वाली होती है, चौथी वाली वैशाली में हो रही है। अब इसमें आप बताएं करेक्ट कौन सा है? तो ऊपर वाला तो सरासर गलत है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 14 का जो सी वाला है ना वही सही है, तीसरी वाली पाटलिपुत्र में होती है, वही परफेक्ट है। बाकी जितने हैं उनमें समस्या है, जैसे कि पहली वाली जो है वो राजगीर में होती है, मगध में ही, और दूसरी वाली जो बौद्ध संगीति है वो वैशाली में होती है, चौथी वाली जो है वो कश्मीर में होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। यहाँ तीर्थंकर और उनके प्रतीक दे रखे हैं। तो इसमें आप देखें कि अजितनाथ है, मुनि है ये, तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? गज है यानी हाथी। संभवनाथ का सर्प है, सुपार्श्वनाथ का अश्व है और पार्श्वनाथ का क्या है? स्वस्तिक। अब इसमें से सही कौन सा है? तो सही इसका केवल ऊपर वाला है जो अजितनाथ का हाथी है, बाकी जितने हैं उनका यहाँ गलत दिया। जैसे कि इसमें आप देखें कि संभवनाथ का अश्व है, सुपार्श्वनाथ का स्वस्तिक है और पार्श्वनाथ का सर्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। करेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है। तो गुरु नानक देव ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी और गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का मतलब विकास किया था या उसके जनक कहे जाते हैं। गुरु रामदास जो थे उन्होंने संगत सभा की स्थापना की थी। अब इसमें से कुछ भी सही नहीं है, ऐसा भी कहा गया है। देखिए 16 का बी हो जाएगा। गुरु अंगद जी के द्वारा गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया था या विकास किया गया था। संगत सभा की स्थापना गुरु नानक देव ने खुद की थी
और जो अमृतसर शहर है उसकी स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी, अकबर के साथ जो लैंड उन्होंने दिया था, डोनेट किया था। तो उसके हिसाब से केवल बी वाला जो है वो सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। यहाँ पर हजार खंभा मंदिर जो है इसका संबंध पल्लव वंश से है, मतलब पल्लवों के द्वारा इसको विकसित किया गया। रामप्पा टेम्पल का संबंध काकतीयों से है और बृहदेश्वर मंदिर जो है ये चोल डायनेस्टी से रिलेट करता है। अब इसमें आप बताएं कि गलत क्या है। तो इसे अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर वाला जो दिया है ना वही गलत है, ठीक है। ये हजार खंभा जो दिया है, बाकी सब सही है। हजार खंभा मंदिर भी काकतीय डायनेस्टी से ही बिलोंग करता है, बाकी जितने हैं वो परफेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। यहाँ सिटीज और फाउंडर्स दे रखे हैं। तो मान्यखेत के संस्थापक ललितादित्य थे, परिहासपुर के संस्थापक बिंबिसार थे, राजगृह की स्थापना अमोघ वर्ष ने की थी और पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। अब इसमें आप देखकर बताएं कि सही क्या है। तो सही इसका एकमात्र डी वाला है, पाटलिपुत्र। हो सकता है कुछ लोग अजात शत्रु में फंस जाए। देखिए भाई, अजात शत्रु ने सैनिक छावनी यहाँ बनाई थी गंगा और सोन नदियों के संगम पे, और बाद में उसको राजधानी के तौर पर विकसित करने का काम उसके पुत्र उदयन ने किया था। तो ये चीज है, इसको याद रखिएगा। बाकी मान्यखेत का अमोघ वर्ष होगा, ये आप जानते ही हैं। ललितादित्य का परिहासपुर हो जाएगा और बिंबिसार का राजगीर होगा, उससे कुछ अलग हो ही नहीं सकता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। यहाँ पर ओणम महोत्सव का दिया हुआ है कि वो अप्रैल में मनाया जाता है। पोंगल जो है उसका सीजन जनवरी है, उगादी महोत्सव जो है इसका सीजन अगस्त है और विशु मनाया जाता है मार्च में। सही क्या है बताइए। तो सही इसमें से कोई एक ही हो सकता है और वो बी वाला है। पोंगल का जो समय है वो जनवरी है, ये हजारों बार आपने वैसे भी देखा होगा, तो बहुत सी कॉमन चीजें हैं। ओणम का समय क्या है? ये अगस्त, यानी जो बरसाती सीजन होता है उस समय। उगादी का सीजन मार्च है और विशु जो आप देख रहे हैं उसका सीजन अप्रैल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 20। राज्य दिया है, फेस्टिवल दिया है। तो अब यहाँ देखें कि असम का सागा दावा है, हिमाचल का भोगाली बिहू है, जम्मू कश्मीर का बहु मेला है और सिक्किम का राम दुमनी है, इसे राख दुमनी भी कहा जाता है। तो ये सब है। अब इसमें आप बताएं कि सही क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी वाला जो है वो सही है, मतलब इसमें जो जम्मू कश्मीर का बहु मेला है वो परफेक्ट है। बाकी अगर आप देखें तो भोगाली बिहू जो है वो असम का है, राम दुमनी या राख दुमनी जो कहा जाता है ये असल में हिमाचल का है, पहाड़ी, और सिक्किम का सागा दावा है। लगभग सभी तो पहाड़ी ही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद द सीरियन डेजर्ट। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, इसमें आप देखकर बताएं। इराक, ईरान, माफ कीजिएगा, इराक है, उसके बाद जॉर्डन है, उसके बाद सीरिया है, फिर लेबनान है, इसमें ईरान नहीं है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा सीमा साझा नहीं करता है। अब 21 का जो करेक्ट आंसर है वो डी होना चाहिए, क्योंकि सीरियाई मरुस्थल जो है एक उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है और उससे लेबनान अपनी सीमा साझा नहीं करता है। पश्चिमी एशिया के जो देश हैं उसमें इराक, जॉर्डन और सीरिया ये उसके साथ जुड़े हुए हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। तो बोत्सवाना इसकी जो करेंसी है वो यूरो है, अर्जेंटीना की पेसो है, कोमोरोस की पुला है और साइप्रस की फ्रैंक है। अब इसमें आप बताएं कि सही क्या है। तो सही इसमें से केवल बी वाला है, ठीक है। बी वाले को लगा लेते हैं इसमें सही, और बाकी जो है उनको देखते हैं। बोत्सवाना की पुला है, कोमोरोस की फ्रैंक है, साइप्रस की यूरो है, तो इस हिसाब से होगा। हालांकि ध्यान दीजिएगा यूरो कई जगह की है। इसके बाद सही विकल्प का आपको चयन करना है। अब इसमें देखिए कि चंदूबी लेक जो है वो असम राज्य में है, हमीरसर लेक जो है वो असल में मेघालय में पड़ती है, और सष्टम कोट्टा गुजरात में आजकल खुद गई है, जबकि उमियम जो है वो केरल में है। अब इसमें सब उल्टे सीधे हैं, वो देखकर लग रहा है। फिलहाल बताइए सही क्या है। केवल पहला वाला जो चंदूबी यहाँ आप देख रहे हैं ना, यही एकमात्र सही है। बाकी अगर आप देखें तो हमीरसर की लोकेशन कहाँ पे होगी, गुजरात हो जाएगा, सष्टम कोट्टा का केरल होगा, ठीक है, और उमियम का मेघालय हो जाएगा। तो ये चीज है, ए वाला सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को देखें। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो मैथान बांध ये झारखंड राज्य में है, तुंगभद्रा डैम जो है वो कर्नाटक में पड़ता है, बीसलपुर डैम की लोकेशन राजस्थान है और भवानी सागर डैम की लोकेशन मध्य प्रदेश है। अब इसमें से आप देखें कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो डी वाला गलत है, इसमें भवानी सागर वाला जो दिया है। अब चूंकि इसमें पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो गलत है उसी को छांट कर चलते बनेंगे। बाकी जो 3 सही विकल्प हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। तो मैथान बांध झारखंड परफेक्ट है, तुंगभद्रा डैम की लोकेशन कर्नाटक राज्य और बीसलपुर की राजस्थान सही है। इसका देखिए भवानी सागर का क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, यहाँ मध्य दिया है, मतलब मध्य प्रदेश दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है। तो भागीरथी रिवर जो है इस पर भाखड़ा नांगल जल विद्युत संयंत्र बना हुआ है, ठीक है। सतलज पर बना हुआ है डेहर, और नर्मदा पर बना हुआ है इंदिरा सागर, ठीक है। ये सब जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उनकी बात हो रही है। और व्यास पर बना हुआ है टिहरी जल विद्युत संयंत्र। सही क्या है इसमें से। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मतलब नर्मदा पर इंदिरा सागर वो परफेक्ट है, बाकी जितने हैं वो गलत है। मतलब सतलज पर बना है भाखड़ा नांगल, व्यास पर बना है डेहर, और भागीरथी पर बना हुआ है टिहरी। भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों जने मिल जाती है तो गंगा की मुख्य धारा का निर्माण होता है। तो ये चीज है, फिलहाल इसमें सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। इसमें महानदी रिवर जो है इसकी सहयोगी भवानी है,
गोदावरी की सहयोगी वर्धा है, कृष्णा की सहयोगी शिवनाथ नदी है, ऐसा इसमें दिया हुआ है, और मूसी रिवर जो है वो कावेरी को सपोर्ट करती है। अब इसमें आप देखकर बताएं कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें से एकमात्र जो बी वाला है ना वही सही है। गोदावरी और वर्धा का जो यहाँ कॉम्बिनेशन है वो परफेक्ट है। महानदी की सहयोगी कौन सी है? शिवनाथ नदी है। मूसी नदी जो है वो कृष्णा को सपोर्ट करती है और भवानी रिवर जो है वो कावेरी को सपोर्ट करती है, ऐसा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे पासेस थ्रू द टू स्टेट राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। अब ये नेशनल हाईवे नंबर आपको इसमें से पहचानना है। तो देखिए 27 का करेक्ट आंसर इसमें से ए हो जाएगा। ये नेशनल हाईवे नंबर 21 है जिसमें कि राजस्थान उत्तर प्रदेश ये दोनों आते हैं। बाकी अगर आप देखें कि नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 और नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 320, इस तरह से राजस्थान झारखंड ऐसे बिलोंग करते हैं। फिलहाल ए वाला जो आंसर है वो परफेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ने का काम करता है? अब ये आप देखकर बताइए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कुछ भी नहीं है जो कि सही हो। बोमडिला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है, और यहाँ बोमडिला का ऑप्शन कहीं नहीं है। दिहांग दिया है, दीफू दिया है, पोंगसाउ दिया है, तो इसलिए डी वाले को चुनते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है। तो चेन्नई जो है वो एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, और एन्नोर का जो पोर्ट है वो असल में कारपोरेटराइज पोर्ट है, मतलब ये कमर्शियल यूज में आता है और निगमीकृत बंदरगाह है, पहली चीज, ठीक है। उसके अलावा जो तूतीकोरिन है ये डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है, ऐसा कहा जा रहा है। और नेचुरल हार्बर के तौर पे हम देखते हैं किसको? पारादीप को देखते हैं। ये क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह। अब इसमें आप देखकर बताएं कि जो गलत विकल्प है वो कौन सा है। इसका जो सी वाला आंसर है वो परफेक्ट होगा, तूतीकोरिन का जो दिया हुआ है। सबसे गहरा भारत का बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम है। तूतीकोरिन तो है नहीं, बाकी जितने हैं वो सही है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि सतपुड़ा माउंटेन रेंज डज नॉट एक्सटेंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। पहले तो ये बताना है आपको, और दूसरी चीज ये कि शेषाचलम हिल्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब ये बताइए इसमें से। देखिए पहले वाले में आपको सतपुड़ा माउंटेन रेंज जो है वो किस राज्य में नहीं स्थित है ये बताना है। तो देख लीजिए महाराष्ट्र, आंध्र, ऐसे पेयर दिया हुआ है, राजस्थान, आंध्र। अब देख लीजिए इसमें से, तो बी वाला जो ऑप्शन है वो परफेक्ट होगा, क्योंकि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का अगर हम विस्तार देखें तो उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आते हैं। अरावली की बात होती तो उसमें राजस्थान आता, लेकिन अभी इसमें बाहर हो जाता है। और शेषाचलम की पहाड़ियों की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य से जोड़ लीजिए। इस प्रकार से हमने देखा। इसके बाद 31 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इसमें आप देखकर बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम दिया है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का नाम दिया है, के.एम. मुंशी है, और नॉन ऑफ दीज भी दे रखा है। देखिए 31 का सी हो जाएगा। के.एम. मुंशी थे ना, कार्य समिति संचालन वाला जो मामला था उसका, तो इसमें से के.एम. मुंशी को जोड़ लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि हु हैड बीन सेलेक्टेड इन द ड्राफ्टिंग कमेटी इन प्लेस ऑफ बी.एल. मित्तर या बी.एल. मित्रा हु रिजाइन ड्यू टू इल हेल्थ। मतलब खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो उनके स्थान पर यहाँ ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन चुना गया था ये आपको देखना है। तो डीपी खेतान है, इसके अलावा के.एम. मुंशी भी आ गए हैं, कृष्णमाचारी भी हैं और माधव राव भी हैं। इसमें से आप देखकर बताइए। देखिए 32 का डी हो जाएगा, ठीक है। एन माधव राव ये जो है ये उनके स्थान पर चुने जाते हैं। नेक्स्ट अगले वाले को देखते हैं। 33 में कहा गया कि हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ एक्सपर्ट कमेटी ऑफ कांग्रेस फॉर्म ऑन 8 जुलाई 1946। अब इसमें आप देखिए जो नहीं हो वो आपको चुनना है। तो 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा। कांग्रेस की जो विशेषज्ञ समिति थी 8 जुलाई 1946 वाली, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ये चेयरमैन थे उसके, और एम आसफ अली, के.एम. मुंशी, एम गोपाला स्वामी अयंगर, इसके अलावा के.टी. शाह और डॉक्टर गाडगिल, इसके अलावा हुमायूं कबीर, के संथानम, इस तरह के लोग इसमें शामिल थे। लेकिन इसमें से आप बाहर किसको कर रहे हैं? जीवी मावलंगर को कर रहे हैं, तो वो इसमें शामिल नहीं थे। इसके बाद 34 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन को बाहर करिएगा। तो करेक्ट ऑप्शन को बाहर पहले तब करेंगे ना जब सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो सेंटेंस इस प्रकार से है कि दिस एक्ट दिस एक्ट हैड प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स। ये कौन सा अधिनियम था आपको ये बताना है। तो यहाँ इंडियन काउंसिल एक्ट दे रखे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी दिया हुआ है। तो जितने भी दिए हैं उसमें से आप देखिए। 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 1909 का जो मर्ले मिंटो रिफॉर्म था, या उसको आप इंडियन काउंसिल एक्ट कहते हैं, उसमें ये प्रावधान किया गया था। मतलब दिस एक्ट हैड प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी। इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी इसमें जो प्रावधान है वो किया गया था, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार। कुल मिलाकर बात यह है कि इसमें पृथक निर्वाचन के बहुत सारे मानदंड दिखाई देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि ऑड वन को आउट करिए। तो फंडामेंटल राइट्स है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। इसमें से विषम कौन सा है?
तो विषम इसमें से डी वाला है। ये स्रोत के आधार पर विषम आपको इसमें से चुनना था, मतलब कहाँ से इन्हें बोरो किया गया है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां से हमने पार्लियामेंट्री जो स्ट्रक्चर है उसको बोरो किया है। बाकी जितने हैं इसमें आप देख रहे हैं ना, मौलिक अधिकार है, न्यायपालिका की आज़ादी है, राष्ट्रपति पर महाभियोग है, ये सब अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू वेरियस पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें पार्ट यहाँ देखें, पार्ट 21 है यानी पार्ट 21, और इसमें अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखते हैं। और पार्ट 20 जो है इसमें टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस जो है वो दिए हुए हैं। और यहाँ आप देखें पार्ट 15 जो है इसमें इलेक्शन का प्रोविजन दिया हुआ है। अब बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सी वाला हो जाएगा, ये इलेक्शन वाला ही सही है, बाकी सब तो गलत ही है। देखिए भाग 20 जो है ना उसमें संविधान के संशोधन की बात की गई, और भाग 21 जो है उसमें अस्थायी, संक्रमणकालीन और जो स्पेशल प्रोविजन है उनकी बात की गई, तो बाकी सब गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट्स हैव द सेम नंबर ऑफ सीट इन राज्यसभा। ये कौन से दो राज्य हैं? तो ये तो सिंपल है, इसमें आप देख सकते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। बिहार में 16 है, गुजरात में 11 है, मध्य प्रदेश में 11 है और कर्नाटक में 12 है। तो यहाँ गुजरात और मध्य प्रदेश वाला जो ऑप्शन है उसे चुन लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू सेंटेंस गिवन बिलो। तो दिस कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन राज्यसभा इन 1997 एंड इन लोकसभा इन 2000। तो ये कौन सी कमेटी है? अब इसमें आप देखें कि कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस है, एथिक्स कमेटी है, कमेटी ऑन पेटिशंस है, इसके अलावा कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। अब इसमें आप देख लीजिए, तो 38 का राइट आंसर क्या होगा? बी वाला हो जाएगा। ये जो आचार समिति आप देख रहे हैं ना, एथिक्स कमेटी, ये राज्यसभा में इस समिति का गठन 1997 में होता है और लोकसभा में कब किया गया था? सन 2000 में। तो ये इसमें से बाहर होगा, यानी यही हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है। तो आर्टिकल नंबर 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को देखा जाता है। आर्टिकल नंबर 19 में एबोलिशन ऑफ टाइटिल है। आर्टिकल नंबर 44 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है, इसे आप देख सकते हैं। और आर्टिकल नंबर जो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, देखिए आर्टिकल नंबर 44 में कहा गया है कि विलेज पंचायत है, और आर्टिकल नंबर 40 जो है उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। इस प्रकार से हम देखते हैं। अब इसमें आप देखकर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा, चूंकि हमें सही चाहिए था। तो सही इसमें एकमात्र पहला वाला ही है, जिसमें कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 17 में अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। बाकी जो है उनमें देख लीजिए, आर्टिकल नंबर 18 जो है उसमें उपाधियों का अंत समानता का अधिकारी है, और ग्राम पंचायतों का संगठन ये अनुच्छेद 40 में ही है। 44वां जो है उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है। तो 65 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को हम देखते हैं। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 60 जो है उसमें प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट को देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और आर्टिकल नंबर 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। तो अब इसमें आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि इसमें सही चाहिए था। तो सही एकमात्र कौन सा है? 76 वाला है। यही जो अनुच्छेद 66 है उसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है, यहाँ पे 65 दिया हुआ है। और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रोसेस है। तो ये सब चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है। तो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन करने वाले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारकर्ता गुटेनबर्ग थे। बैक्टीरिया की खोज जैकोरियस जॉनसन ने की थी। और इसमें से कोई भी सत्य नहीं है, ऐसा भी दिया हुआ है। तो देखिए आप 41 का जो राइट आंसर है ना वो बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सही विकल्प की आपको तलाश करनी थी और प्रिंटिंग प्रेस वाला ही इसमें से एकमात्र सही है। ठीक है, बाकी जो है जैसे कि इसमें आप देखिए माइक्रोस्कोप तो जैकोरियस जॉनसन के द्वारा इसको आविष्कृत किया गया था, और ल्यूवेनहॉक के द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है। तो कार्बोरेंडम जो है ये सिलिकॉन कार्बाइड होता है असल में। ठीक है, इसके अलावा आप देखें ग्रीन विट्रॉल जो है ये असल में फेरस सल्फेट होता है। जिप्सम वास्तव में क्या होता है? ये कैल्शियम सल्फेट होता है। बोरेक्स जो है ये सोडियम टेट्राक्लोराइड होता है। अब इसमें से आप बताइए कि गलत कौन सा है? तो गलत इसका डी वाला है। ठीक है, बाकी सब सही है, लेकिन सोडियम टेट्राबोरेट जो होता है उसको बोरेक्स कहा जाता है। ठीक है, बोरेक्स जो है इसका पूरा जो रासायनिक नाम है वो क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट है। और यहाँ पर क्या दिया है? क्लोराइड दिया हुआ है। तो यही वाला इसमें एकमात्र गलत है। इसके बाद 43 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एमंग द फॉलोइंग। तो एंथोलॉजी जो है इसमें फूलों का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ फ्लावर्स, इसको हम देखते हैं। और एरेनोलॉजी जो है इसमें स्टडी ऑफ किडनी, ये आप देखते हैं। नेफ्रोलॉजी में मकड़ियों के बारे में पढ़ रहे हैं आजकल, और इसमें से कुछ भी सही नहीं है, ऐसा भी दिया है। तो 43 का राइट आंसर क्या होगा फिर? ए वाला हो जाएगा। एंथोलॉजी में हम फूलों का अध्ययन करते हैं। जो नेफ्रोलॉजी है उसमें गुर्दे की जितनी भी प्रोसेस होते हैं, नेफ्रॉन वगैरह होते हैं, उसके बारे में पढ़ा जाता है।
और जो स्पाइडर्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करने के लिए हम एरेनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ है, ऊपर वाला सही है इसका, ए वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इसमें से इस्तेमाल जो नहीं है वो आपको तलाशना है। तो अग्निरोधक सामग्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो जल की स्थायी कठोरता होती है उसको दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी सतह को चिकना बनाने के लिए यूज करते हैं। खिलौना और चाक बनाने के लिए यूज करते हैं। अब इसमें आप देखिए, तो देखिए इसका बी हो जाएगा। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है, बाकी जितने हैं उसमें यूज होता है। खिलौना वगैरह मूर्ति बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो पानी की जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 45 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कांच का इस्तेमाल प्रयोगशाला के उपकरण यानी जो बीकर और फ्लास्क वगैरह होता है, परख नली होती है, उसको बनाने में और फार्मास्यूटिकल कंटेनर बनाने में किया जाता है। मतलब ये जो लिक्विड उसके अंदर भरा जाता है उससे ज़्यादा रिएक्शन वगैरह नहीं करते हैं। तो इस प्रकार का कांच कौन सा होता है इसमें आप देख लीजिए। देखिए 45 का सी हो जाएगा। पायरेक्स ग्लास जो होता है उसमें उसकी सहायता से लेबोरेटरी के जो इक्विपमेंट्स हैं वो बनते हैं। उसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स हैं वो भी उसी से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पायरेक्स वाला इसमें से चुनेंगे, बाकी जो है उसको रहने देंगे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि इनकरेक्ट वाला कौन सा है। तो आप देखिए कि मुंज मेटल जो है इसका इस्तेमाल सिक्के बनाने में होता है और रोज मेटल का इस्तेमाल होता है जो ऑटोमेटिक फ्यूज होता है उसको बनाने के लिए। ड्यूराल्यूमिन जो है ये बर्तन बनाने में यूज होता है। अब इसमें आप बताइए कि गलत क्या है। तो गलत इसका कौन सा हो सकता है, डी वाला है। इसमें से नॉन ऑफ दीज कोई भी गलत नहीं है। यहां देखिए जब इनकरेक्ट पूछा जा रहा है ना तो डी वाले को चुनने का मतलब है कि तीनों सही है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। यहां पर कहा गया कि मेटल और ओर दिए हैं, जरा बताइए कि गलत कौन सा है। तो फास्फोरस का अयस्क क्रायोलाइट है, कैल्शियम का अयस्क डोलोमाइट है, तांबे का जो ओर है वो मैलाकाइट है और पोटेशियम का साल्ट पीटर है। अब इसमें आप देखें कि गलत कौन सा है। तो गलत ऊपर ही है, एल्यूमिनियम का क्रायोलाइट होता है ना। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट भी होता है, क्रायोलाइट भी होता है। यहाँ फास्फोरस दे रखा है तो ये वाला गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि गलत विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ भी वही हाल है। तो यहाँ विटामिन सी जो है ये बकरी के दूध से प्राप्त होता है। विटामिन डी जो है ये जो बीफ होता है यानी गौमांस होता है उससे प्राप्त होता है। और विटामिन के जो है ये ब्रोकोली से प्राप्त होता है। नॉन ऑफ दीज भी दे रखा है, बताइए गलत क्या है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो डी वाला जो है इसको चुनने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना दिया है सब तो ठीक है। मतलब इसमें जो विटामिन सी है ये बकरी के दूध से प्राप्त होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है उससे। विटामिन डी जो है ये बीफ से प्राप्त होता है और विटामिन के जो है जो हरी गोभी होती है उससे प्राप्त होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। तो विटामिन डी जो है इसकी कमी से अस्थि मृदुलता यानी ऑस्टियोमेलेशिया हो जाता है बड़ों में, और छोटों में रिकेट्स हो जाता है। और विटामिन के की कमी से हेमरेज की घटना होती है, मतलब रक्तस्राव होता है, नसें जो है वो फट सकती हैं। और इसके अलावा नियासिन दिया हुआ है, उसकी कमी से पेलाग्रा यानी चर्मदाह हो जाता है। साथ में थायमिन दिया है, उसकी कमी से बेरी हो जाता है। ये बेरी रोग है। तो इसमें आप देखिए कि गलत क्या है। गलत इसका कुछ इसमें से दिख नहीं रहा है, जितने हैं सभी तो सही हैं। विटामिन डी वाला भी सही है, के वाला भी ठीक ठाक है, नियासिन का भी ठीक है भाई, थायमिन का भी ठीक है। तो इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है, जितना है वो तो ठीक ही है। इसके बाद चलते हैं आगे। असल में थायमिन विटामिन B1 को कहते हैं, तो वही पॉलिश किया हुआ चावल खाने से होता है, बेरी। तो ये चीजें हैं, तो इसमें से कुछ भी सही नहीं है, जितने हैं वो सब सही है, गलत कुछ नहीं है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। विषम का आपको चयन करना है। तो रेबीज जो है वो वायरस से फैलता है, सही बात है। मलेरिया जो है वो भी वायरस से फैलता है। इबोला वायरस सही है। और खसरा जो है वो भी वायरस से फैलता है, मतलब मीजल्स की बात हो रही है। तो अब इसमें आप देखकर बताएं। देखिए 50 वाला जो है ना इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बी का मतलब क्या है, यहाँ पर मलेरिया वायरस वाला जो कॉम्बिनेशन है वही गलत है। मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। और वाहक कौन होता है मलेरिया का। तो एनाफिलिस जाति की मादा मच्छर होती है। अब इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम अंडर द टॉप 3 सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट, पहली चीज पूछी गई। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम अंडर द टॉप 3 एरी सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट। जो इरी रेशम या एरी सिल्क होता है उसकी बात हो रही है। तो उसकी प्रोड्यूसिंग स्टेट में टॉप 3 में कौन सा नहीं आता है, ये भी पूछा गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल सिल्क प्रोडक्शन में पूछ रहा है और एरी रेशम के उत्पादन में पूछ रहा है। जो बाहर है उसको आपको बताना है। तो 51 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, सी वाला होना चाहिए। ठीक है, सी वाले को चुन लेते हैं, मेघालय और झारखंड, क्योंकि 3 जो रेशम उत्पादक राज्य है, ओवरऑल सिल्क की बात हो रही है, तो उसमें कर्नाटक नंबर 1 है, उसके बाद आंध्र है, फिर असम है। ठीक है, और इरी रेशम की बात अगर की जाए तो उसमें असम राज्य पहले नंबर पर है, उसके बाद मेघालय है, फिर नागालैंड है। तो झारखंड उससे बाहर हो जाता है अपने आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। क्रॉप दिया है और स्टेट दिया है फर्स्ट इन प्रोडक्शन करके। अब इसे आप देखें तो मेज के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश राज्य, नेचुरल रबर के प्रोडक्शन में केरला, रेडिश यानी मूली उत्पादन के मामले में वेस्ट बंगाल, और ओनियन प्रोडक्शन के मामले में महाराष्ट्र। अब देख लीजिए इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है।
तो इनकरेक्ट इसका ऊपर वाला ही है। देखिए मक्के के उत्पादन में कर्नाटक राज्य फिलहाल टॉप पे चल रहा है, बाकी जितने हैं वो तो ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं, कौन सा देश विश्व के शीर्ष 4 काली मिर्च उत्पादक देशों में नहीं आते हैं। अब इसमें आप स्पेन, वियतनाम, ब्राजील, इंडोनेशिया करके देख रहे हैं। तो जो टॉप 4 काली मिर्च के उत्पादक हैं यानी ब्लैक पेपर के प्रोड्यूसर यहाँ कंट्रीज के तौर पे दिया हुआ है। तो इसमें आप देखें कि वियतनाम पहले नंबर पर है, उसके बाद ब्राजील का नंबर आता है। ठीक है, वियतनाम के बाद ब्राजील, फिर इंडोनेशिया और चौथे नंबर पर कौन है? भारत है। तो इसमें से बाहर किसको करना था? फिर ए वाले को करना था। स्पेन इसमें तो कहीं नहीं गिना गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि कौन सा विटामिन जो है वो व्हीट में यानी गेहूं के अंदर नहीं पाया जाता है। तो थियामिन, राइबोफ्लोविन, इसके अलावा राइबोफ्लेविन असल में, और पायरिडॉक्सिन और नियासिन। देखिए 54 का राइट आंसर डी हो जाएगा। गेहूं में जो पाए जाने वाले विटामिन होते हैं उसमें B1, B2, B6 और विटामिन ई जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, थायमिन जो है ये विटामिन B1 को कहा जाता है, राइबोफ्लेविन जो है ये विटामिन B2 को कहा जाता है, नियासिन कुल मिलाकर इसमें नहीं पाया जाता है, तो इसे हम बाहर कर देते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 55 में कहा गया कि किस फसल का वानस्पतिक नाम जियामेज है और इसे अनाज की रानी कहा जाता है। अब इसे आप देखें तो मक्के का वानस्पतिक नाम होता है, मतलब इसका जो बोटेनिकल नेम है वो जियामेज होता है और इसे क्वीन ऑफ ग्रेन्स कहा जाता है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कपास की कौन सी एक वेरायटी नहीं है, मतलब 3 वेरायटी है, कोई एक दूसरी फसल की वेरायटी है। तो कपास की वेरायटी में इसमें अगर आप देखें तो श्यामली भी है, ठीक है, लोहित भी है और बीकानेरी भी है। लेकिन जूनागढ़ जो आप देख रहे हैं ये मूंगफली की किस्म है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 57 में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट हैज अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन लेस देन 20%। अब इसमें आप देख लीजिए तो वॉलनट में 20% से कम प्रोटीन पाया जाता है, या काजू में 20% से कम प्रोटीन पाया जाता है, या आलमंड में होता है, किस में होता है बताइए। देखिए 57 का ए हो जाएगा। काजू में 21.2% प्रोटीन की मात्रा होती है, बाकी जो है सब में 20 से ज्यादा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अखरोट होगा, क्योंकि अखरोट में जो प्रोटीन की मात्रा है वो 15.6% ही होती है मात्र। इसके बाद 58 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। तो इसमें कहा गया कि शलजम में वाटर कोर नाम का जो रोग लगता है वो मैग्नीज की कमी से लगता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग बोरान की वजह से, मतलब उसकी कमी से होता है। चुकंदर का हार्ट रॉट रोग जो है ये बोरान की वजह से होता है, मतलब उसकी कमी से होता है। और मटर में मॉर्श स्पॉट नाम का जो रोग है वो पोटेशियम की कमी से होता है। अब इसमें आप देख लीजिए गलत कौन सा है। तो गलत इसका डी वाला है। ये जो मार्श स्पॉट नाम का रोग है ना, ये मटर में लगता है, तो ये मैग्नीज की कमी से होता है, ना कि पोटेशियम की कमी से। यहां आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 59 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू मेजर एनिमल डिजीजेस। अब इसमें आप देखें कि गिल्टी रोग जो है ये असल में बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है, एंथ्रेक्स जो है। इसके अलावा गिलराट नाम का जो रोग है, मतलब गिल और रॉट 2 चीजें हैं अलग में, तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। लंगड़ा बुखार जो रोग है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, और थनैला भी बैक्टीरिया से होता है। आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। तो इसमें अगर आप देखें तो गिलरॉट नाम का जो रोग है ना ये कवक की वजह से होता है, बाकी जितने हैं वो सही हैं, बाकी जो है वो बैक्टीरिया से होते हैं, हालांकि घातक होते हैं। तो इसमें से आप इसे बाहर कर लीजिए, ये वाला। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। इसमें कहा जा रहा है कि ब्यूटाक्लोर, थायोबेनकॉर्ब और एनिलोफॉस जैसे जो खरपतवार हैं उनका उपयोग निम्नलिखित में से किस फसल के लिए किया जाता है। अब इसमें आप देख लीजिए तो देखिए इसमें अगर धान के खरपतवार में देखें तो ब्यूटाक्लोर, थायोबेनकॉर्ब और एनिलोफॉस का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सी वाला जो ऑप्शन है धान वाली फसल के लिए इसको चुनेंगे। असल में मुख्य पौधे उगाने के बाद ना उसमें खेत में जो घास के बीज होते हैं यानी खरपतवार के बीज होते हैं वो भी साथ में चले जाते हैं और वो फसल को दबाकर खुद बढ़ने लगते हैं जब खाद पड़ती है। तो ऐसे में खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन बताइए। तो मालेगांव कमेटी जो है ये मॉनिटरी पॉलिसी से जुड़ी हुई है। जीवी रामकृष्णन कमेटी जो है ये विनिवेश से जुड़ी हुई है। घुसरो कमेटी का संबंध किससे है? एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिस्टम से है। तारापोर कमेटी का संबंध पूंजी खाता परिवर्तनीयता से है। अब इसमें बताइए कि गलत क्या है। तो गलत इसका ऊपर वाला है, जो माइक्रो फाइनेंस से संबंध था ना वो मालेगांव कमेटी का था। यहाँ मौद्रिक नीति दे रखा है तो ये गलत होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो बैंकिंग लोकपाल योजना और इसका जो समय है वो 2006 का है। फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम जो है ये 2011 का है, ठीक है, मतलब फैक्ट्री रूल्स एक्ट इसको कहा जाता है। और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है वो 1999 का है और नॉन ऑफ दीज भी दे रखा है। गलत की तलाश आपको करनी है। तो गलत इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, जितने हैं वो सभी सही हैं और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं, सब सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए। करेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये इसका हेडक्वार्टर है हेग में, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका हेडक्वार्टर रोम में है और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इसका मॉन्ट्रियल में है। अब इसमें बताइए करेक्ट कौन सा है।
तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो सी वाला जो है वो करेक्ट है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है और विश्व खाद्य कार्यक्रम का रोम में है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो हेग में है, स्विट्जरलैंड की बात हो रही है। तो करेक्ट आंसर सिर्फ सी वाला है। इसके बाद 64 को देखते हैं, करेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है। तो कैफीन जो है ये सिनकोना से प्राप्त होता है, पैपीन जो है ये पपीते से प्राप्त होता है, मॉर्फिन की प्राप्ति होती है चाय कॉफी से, और कुनैन जो है ये पोस्ते से प्राप्त होने लगा है आजकल। तो सही क्या है? देखिए सही इसका केवल बी वाला है। ये जो पपैन लिखा हुआ है ना, पपीता, ये सही है। बाकी मतलब यहाँ पपाया और पपैन आप मिला लेंगे तो परफेक्ट मैच हो जाएगा। कैफीन जो है ये चाय कॉफी से प्राप्त होता है, आपने सुना ही है। कुनैन जो है ये सिनकोना और मार्फिन पोस्ते के दाने से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं, करेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है। तो राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन जो है इसका संबंध किससे है? ऊर्जा मंत्रालय से, मतलब उसकी पहल से ये योजना चल रही है। और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो मिशन चलाया गया है वो है राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जो है ये राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसमें मिनिस्ट्री और योजना दी हुई है। अब इसमें सही क्या है? तो जितने हैं इसमें से कोई नहीं का विकल्प आपको चुनना था ना। तो मतलब डी वाले ऑप्शन को इसमें आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से कुछ भी सही नहीं होगा। फिलहाल इसमें अगर आप देखें तो सही विकल्प केवल पहला वाला है। ये जो संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन है, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि आप ऊर्जा से ऊर्जा को मिलाएंगे तो मिल जाएगा, हालांकि गैस हमेशा काम नहीं करता है। तो ए वाला सही है। पर्यावास मिशन को अगर आप देखें तो वो ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है, तो इसको आप इधर से मिलाइए। और कृषि मिशन जो है इसको आप देखें तो ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, इसका ए वाला सही था। क्वेश्चन नंबर 66वें को देखते हैं। इसमें उपवन दे रखे हैं और इसके अलावा स्टेट दिए हुए हैं। तो गुम्पा वन जो है वो कर्नाटक में है, सरना आपका अरुणाचल में है, देवारा झारखंड में है और कोविलकाडू पुडुचेरी में है। अब इसमें सही कौन सा है? तो सही इसका डी वाला है, कोविलकाडू पुडुचेरी। बाकी जो है वो गलत है, ठीक है, बाकी जितने हैं वो गलत है। जैसे कि गुम्पा वन जो है वो अरुणाचल का है, सरना झारखंड का है, देवारा कर्नाटक का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन को आपको बाहर करना है। तो समसपुर वन्य पक्षी विहार जो है ये 1990 में स्टैब्लिश हुआ था। विजय सागर पक्षी विहार 1990 का है, ओखला वाला जो है वो भी 1990 का है और बखीरा भी 1990 का है। गलत कौन सा है? तो गलत इसका आपका समसपुर वाला है, ठीक है, ऊपर वाला ही गलत है। वो 1987 का स्टैब्लिश है, यानी और पहले का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है। तो छत्तीसगढ़ में बादलखोल, तमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व ये स्थित है, और मिजोरम में कामेंग है, असम में दिहांग पटकई है। अब इसमें बताइए गलत कौन सा है? तो 68 का राइट आंसर इसमें बी वाला हो जाएगा। ये जो अरुणाचल में यहाँ पे दिया हुआ ना, मतलब मिजोरम में दे रखा है यहाँ पे कामेंग वाला, तो ये अरुणाचल में होना चाहिए था। कामेंग जो है ये कहाँ पे? अरुणाचल में है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में कहा जा रहा है कि पहली बार शहरी क्षेत्रों के दिहाड़ी मजदूरों के लिए लगभग कितने लाख, यहाँ अमाउंट आपको बताना है, नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं। ये यूपी का बजट है, उसी के अकॉर्डिंग बताना है। देखिए 69 का सी वाला हो जाएगा। 10,35,000 नए जो राशन कार्ड है उनको आवंटित किया गया है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 को। इसमें फाइनेंशियल ईयर 2021-22 यानी लेटेस्ट वाला, उसके लिए बताया जा रहा है कि अ टारगेट ऑफ क्रिएटिंग, अब यहाँ कितनी नौकरियों का सृजन किया जाएगा, यानी जॉब हैज बीन सेट इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल वाले क्षेत्र में। तो कितनी नौकरियां सृजित होंगी उनकी संख्या आपको बतानी है, और ये उत्तर प्रदेश का प्रादेशिक बजट है। तो 70 वाले का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये 25,000 रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखता है, तो 25,000 वाले ऑप्शन को चुनेंगे। इसके बाद 71 को देखते हैं। दीपोत्सव आज ऑर्गेनाइज इन अयोध्या ऑन 13 नवंबर 2020 एंड सेट अ गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बाई लाइटनिंग मोर देन। अब कितने यहाँ पे दिए जलाए गए थे वही आपको बताना है। लैंप का मतलब यहाँ पे लालटेन नहीं है, दिया है। तो बताइए कितने दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये 6.06 लाख से भी ज्यादा दिए थे, मतलब इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज इट बीन डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। कहाँ पे एस्टैब्लिश की जाएगी? डिस्ट्रिक्ट आपको देखना है उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ कुछ जिलों के नाम दे रखा है। फिलहाल 72 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्रयागराज में एस्टैब्लिश करने का निर्णय लिया गया है, प्रयागराज यहाँ पे याद रखिएगा। इसके बाद 73 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट हैव हैड द सेम डिकेडल ग्रोथ रेट सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। अब इसमें आप देखिए समान आपको देखना है दश की वृद्धि दर। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो सी वाला परफेक्ट होगा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम वाला ऑप्शन। बाकी जो है उनकी अलग है, जैसे कि इसमें हिमाचल प्रदेश का अगर आप देखें तो डिकेडल ग्रोथ रेट कितनी है? 12.9% है, और सिक्किम की भी उतनी ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जो सेंसस 2011 है उसके अकॉर्डिंग देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 2 डिस्ट्रिक्ट जो है वो कुरुन कुमे और यानम है। अब इसमें आप बताइए कि ये किन 2 राज्यों से संबंधित हैं?
तो 74 का राइट आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी के ये दोनों जिले हैं, मतलब कुरुंकुमे जो है वो अरुणाचल का है और यमन जो है वो आपका पुडुचेरी का है। इस हिसाब से हम देखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले यानी 75 को देखते हैं। कौन सा राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात वाले टॉप 4 स्टेट्स में नहीं आता है जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग? मेघालय है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, यानी इसमें अगर आप देखें तो मेघालय इससे बाहर है, बाकी जो है वो इसमें शामिल है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 में कहा गया कि कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या वाले शीर्ष 4 जिलों में नहीं आता है? तो सेंसस 2011 को ही आधार बनाना है और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, ललितपुर। ठीक है, महोबा जो है वो सबसे कम, उसके बाद न्यूनतम की बात हो रही है ना, तो महोबा सबसे कम, उसके बाद चित्रकूट, फिर हमीरपुर है, फिर श्रावस्ती है, फिर जाकर ललितपुर है। तो इसमें से बाहर फिर कौन होगा, ललितपुर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। यहाँ पे टॉप 3 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ देखिएगा, अंडर द टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, इसमें से कौन सा उसके अंदर शामिल नहीं है? टॉप 3 की बात हो रही है तो टॉप 3 से वो बाहर होगा। कौन सा होगा? गाजियाबाद होगा, वाराणसी होगा, कानपुर अर्बन एरिया होगा, या फिर लखनऊ होगा। तो इसे अगर आप ध्यान से देखें तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। घनत्व की बात हो रही है ना, तो गाजियाबाद में सबसे ज्यादा, उसके बाद वाराणसी, फिर लखनऊ, फिर संत रविदास नगर, उसके बाद कानपुर, ये है पूरा। और संत रविदास नगर मतलब भदोही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, वो नाम बदल गया है लेकिन अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनगणना नगर वाले जिले का नाम बताइए और उस जिले में कितने जनगणना नगर है ये भी बताना है। ठीक है, अब इसमें आप देखें तो वाराणसी में जनगणना नगर जो है वो कितने हैं, ये जिलेवार आपको देखना है। मतलब वाराणसी नगर के बारे में मत सोचिएगा, ये सोचिए कि वाराणसी जिले का विस्तार कितना है। तो उसके अंदर 34 है, ऐसा दिया हुआ है। श्रावस्ती में 36 है, संत कबीर नगर जो कि कभी मगहर के नाम से जाना जाता था तो वहां पे 36 है, और गौतम बुद्ध नगर में 34 है। आमतौर पे ये जो जिलों के नाम बदले जाते हैं ना, तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं आप संत कबीर नगर, तो उनका संबंध उस व्यक्ति से कहीं ना कहीं होता है, लेकिन संत रविदास नगर का संबंध कहीं भी संत रविदास से नहीं था, तो इसीलिए इसको बदलना पड़ा। जो पुराना नाम इसका भदोही था वो वापस आ गया। खैर, अब इसमें आप देखें तो 78 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। मतलब वाराणसी का 34 वाला जो ऑप्शन है ना वही परफेक्ट है। बाकी जितने हैं उसमें सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला भी है वाराणसी, तो 34 इसमें टोटल है, यही जानते रहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन एमंग द फॉलोइंग, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है उसके अंडर में। तो अमेठी का है मूंज प्रोडक्ट, और बलरामपुर का है फूड प्रोसेसिंग पल्सेस के अकॉर्डिंग, और फर्रुखाबाद का टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल प्रिंटिंग, और जौनपुर का क्या है, हैंडमेड पेपर आर्ट है। अब इसमें आप देखें कि गलत कौन सा है, तो गलत इसका डी वाला है। ठीक है, जालौन का हस्त निर्मित कागज कला वाला है ना, तो यहाँ पे जालौन की जगह पे क्या दे दिया है, जौनपुर दे दिया है, तो ये गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि किस जिले में आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, वो जिला कौन सा है, और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई वो भी बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, अयोध्या, और 1974 वाला जो ऑप्शन है वो परफेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। वेयर इज द इंटरनेशनल, यहाँ देखें, वेयर इज द इंटरनेशनल रामकथा म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी लोकेटेड। ये जो रामकथा म्यूजियम और आर्ट गैलरी है इसकी लोकेशन आपको बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अयोध्या में है। भगवान राम को आप अयोध्या से आराम से जोड़ सकते हैं, तो नॉन ऑफ दीज इसमें आपको चुनना पड़ेगा क्योंकि अयोध्या दिया ही नहीं है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एमंग द फॉलोइंग। तो इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन ये प्रयागराज में है, साधना ड्रामेटिक आर्ट सेंटर जो है ये गाजियाबाद में है, नेहरू बाल भवन ये आगरा में है, नॉन ऑफ दीज भी दे रखा है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 82 का बी वाला हो जाएगा, साधना नाट्य कला केंद्र ये गाजियाबाद परफेक्ट है। बाकी अगर आप जन नाट्य संघ को देखें तो वो आगरा में है, और नेहरू बाल भवन नेहरू जी का संबंध किससे, प्रयागराज से, तो जोड़ दीजिए उसमें। कुल मिलाकर इसका करेक्ट आंसर बी वाला था, सही वही है। इसके बाद 83 को देखते हैं। यहाँ पर आप देखें कि पूछा गया है कि गलत कौन सा है। तो लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के दे रखे हैं, पाई डंडा जो है बुंदेलखंड का है, रई जो है वो कहाँ का है, राई भी इसको कहा जाता है, बुंदेलखंड का ही है, नटवरी भी वहीं का है, और शहरा भी वहीं का है। बताइए गलत क्या है। तो गलत इसमें से नटवरी है। नटवरी का संबंध किससे है, पूर्वी भारत से है ना, मतलब पूर्वी उत्तर भारत से है, तो यहाँ बुंदेलखंड देकर गलत कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है, हिंडन जो है सहारनपुर में है, बमरौली गाजियाबाद में है, और सरसावा जो है वो प्रयागराज में है। बताइए सही क्या है। तो इसमें अगर आप देखें तो ए वाला हो जाएगा, मतलब खेरिया जो है वो आगरा में है, यही वाला एकमात्र इसमें सही है। बाकी जितने हैं, जैसे हिंडन जो है वो गाजियाबाद में है, बनौली जो है प्रयागराज में है, और सरसावा कहाँ पे, सहारनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, ऑड ऑप्शन को आपको बाहर करना है। तो पहाड़िया ट्राइब जो है सोनभद्र की है, मतलब वहां रहती है। बैगा ट्राइब जो है वो भी सोनभद्र की, अगरिया भी वहीं की, और सहरिया भी वहीं की। देखिए इसमें बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सहरिया को आप ललितपुर से मिलाइए, सोनभद्र से नहीं मिलाना है।
क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन, ये आपको बताना है। और हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी रिसेंटली, ये दो चीजें आपको देखनी है। और क्वेश्चन नंबर 86, इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से ए हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक ने ये लॉन्च किया है बिजनेस लोन, और दिल्ली सरकार ने ये पूर्व ओलंपिक पदक विजेता भारोत्तोलन कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं, इनको दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति के तौर पे नियुक्त किया है। तो यहाँ मल्लेश्वरी का नाम रहेगा और स्टेट बैंक का नाम रहेगा, तो ए वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। 87 में कहा गया कि 9वें एशियाई मंत्रिस्तरीय ऊर्जा गोल मेज की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है, ये आपको देखना है। और किस तैराक ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक का जो विश्व रिकॉर्ड है उसको जीता है, ये दो चीजें आपको देखनी है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। मतलब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच ने घोषणा की थी कि 9वें एशियाई मंत्रिस्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, अपना देश करेगा, यानी भारत। और ये ऑस्ट्रेलियाई तैराक है, इनका नाम है केली मैकलियन, ठीक है। इन्होंने 100 मीटर बैक स्ट्रोक का जो विश्व रिकॉर्ड है उसको तोड़ा है। तो बी वाले ऑप्शन को चुनते हैं और उसके बाद चलते हैं अगले वाले की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 में कहा जा रहा है कि किस लेखक ने एलएफ बुक कंपनी के द्वारा प्रकाशित इट्स अ वंडरफुल लाइफ नाम की जो नई पुस्तक है उसकी रचना की है, ये लेखक कौन से हैं। तो सी वाले को आप चुनेंगे, रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये लिखा गया है, और यहाँ पब्लिकेशन का भी नाम आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 89 में कहा गया कि हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के फाइनेंशियल ईयर 2022 के विकास अनुमान को कितना कर दिया है, घटाकर कितना कर दिया है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 11 से घटाकर 9.5 कर दिया है, तो ये जो डी वाला ऑप्शन है ये परफेक्ट है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। इसमें कहा जा रहा है कि किन दो देशों की नौसेनाएं जो है इनके द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में प्रारंभ से 2 दिवसीय मार्ग का अभ्यास किया जा रहा है, मार्ग अभ्यास का शुभारंभ किया जा रहा है असल में। तो ये पूरा मामला है। अब इसमें आप बताएं, असल में मार्ग जो है ना यहाँ पे पैसेज एक्सरसाइज है, तो इसको जरा जो इसका अंग्रेजी वर्जन है उसको आप चुनेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मतलब ये 2 डे पैसेज एक्सरसाइज है, इसमें देख लीजिए 2 देशों के नाम आपको चुनने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ये भारतीय नौसेना है और साथ में अमेरिका की नौसेना है। तो इतना आपने देखा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में कहा गया कि विच सिटी हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू प्रोवाइड क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर, पहली चीज। और विच प्लेयर फ्रॉम जापान हैज रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट इंडिविजुअल ओलंपिक चैंपियन इन हिस्ट्री। अब इसमें आप दोनों चीज देखकर बताइए। देखिए 91 का सी हो जाएगा। ये पुरी जो है ये भारत का पहला शहर बन गया है जहां 24 घंटे सीधे नल से उच्च गुणवत्ता वाला पानी मिलेगा। तो पुरी इसमें 2 ऑप्शन में दिया है। और जापान के मोमिजी निशिया जो है ये सबसे कम उम्र के ओलंपिक चैंपियन। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। इसके बाद 92 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण एक्सरसाइज इंद्र 2021 ये किस शहर में आयोजित किया गया रूस के। और शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की जो वार्षिक बैठक है वो कहां पर आयोजित की गई, ये भी बताना है। 2 चीजें आपको देखनी है और 92 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ए वाले ऑप्शन को चुनते हैं। मतलब यहाँ अगर आप देखें तो वोलोग्राड और तजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। इसमें बासवराज एम बोम्मई को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री चुना गया, ये बताना है। मतलब दिया हुआ है। और कर्नाटक की किस राजनीतिक पार्टी से इनका संबंध है, मतलब कौन सी पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, ये बताना है। तो इसमें नाम दे रखा है, उल्टा भी पूछा जा सकता है। तो फिलहाल पार्टी का नाम देखिए, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी। क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की सर्वसम्मति से बने हैं। तो यहाँ पर बीजेपी होगा और करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर बी हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 94। इसमें कहा गया कि विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर बम्बू इंडस्ट्रियल पार्क, ये पूछा गया है आपसे। और विच कंट्री हैज रिसेंटली होस्टेड अ हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टाइटल्ड सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। अब इसमें 2 चीजें आपसे पूछी जा रही। तो 94 का राइट आंसर क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हेमंत बिस्वा शर्मा हैड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बम्बू इंडस्ट्रियल पार्क एट, यहाँ जो जिले का नाम है ना वो भी आप ध्यान दीजिएगा। ये जिला क्या है, गांव है। इसका नाम क्या है, मानदेर डिसा या मानदेर डीहा भी इसको कहा जाता है। तो मानदेर डीहा विलेज, और ये यहाँ पे इसकी आधारशिला रखी गई है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान में जो ताशकंद नाम की जगह है वहाँ पे ये कनेक्टिविटी चुनौती के अवसर नाम से एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी। तो ये चीजें आपने देखी, इसका सी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 95 में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज रिसेंटली नॉट सेलिब्रेटेड ऑन 28 जुलाई 2021, इसमें से कौन सा होगा। तो 95 का राइट आंसर क्या होगा, इसमें से ए वाला हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड मैंग्रोव डे ये कब मनाया गया, 26 जुलाई को। बाकी सब ठीक है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 90 मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि 28 जुलाई को बाकी दोनों मनाए गए। 96 को देखिए।
हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों को 5 योजनाओं से जोड़ने के लिए श्रम पोर्टल जो है, मतलब ई श्रम पोर्टल जो है, उसको लॉन्च किया है। तो वर्तमान में ये मंत्री हैं कौन? श्रम और रोजगार मंत्री। अब इसमें आप देखें तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा डी वाला। ये भूपेंद्र यादव जी हैं, श्रम और रोजगार मंत्री, तो इसमें करेक्ट आंसर डी को चुनते हैं। इसके बाद 97 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एज पर द रिसेंटली रिलीज एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड 2021-22। तो इसमें कुछ इसके आंकड़े दिए हुए हैं। जैसे आप देखें, इसमें दिया हुआ है कि सूचकांक के हिसाब से पूर्वी सिक्किम जो है वो शीर्ष स्थान पे है, और नॉर्थ त्रिपुरा जो है वो रैंक 2nd पे है इन दिस इंडेक्स, और वेस्ट त्रिपुरा जो है ये रैंक 3rd में है, मतलब 3rd पे है इस इंडेक्स में। तो 97 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी वाला। इसमें से जितने भी हैं वो सभी सही है, जितना है ना वो सभी सही। इसके बाद 98 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में किन 2 देशों की सरकार ने मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? 98 का ए वाला सही होगा इसमें, ठीक है। भारत और मालदीव की सरकार के बीच में यह अनुबंध पर हस्ताक्षर हुआ है। इसके बाद 99 को देखते हैं। HSBC बैंक भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया है, और किस संस्था के साथ मिलकर सिस्को ने वेब नेक्स्ट नाम की महिला उद्यमिता मंच को लॉन्च किया है? ये 2 चीजें आपको बतानी। तो 99 का डी हो जाएगा, ठीक है। डी वाले ऑप्शन को चुनेंगे। यहाँ पे ये हितेंद्र देव है, या हितेंद्र दवे इन्हें कहा जाता है, और HSBC बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पे इन्हें अपॉइंटमेंट मिली है रिजर्व बैंक के द्वारा, और नीति आयोग और सिस्को के द्वारा ये जो उद्यमिता मंच है इसको लॉन्च किया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 जीएस का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव द इंडियन बैंक एसोसिएशंस पर्सनल टू इंक्रीज, माफ कीजिएगा, एसोसिएशंस प्रपोजल टू इंक्रीज द फैमिली पेंशन। अब कितना इंक्रीज करने का यहाँ पे प्लान है वो आपको बताना है। ऑफ द लास्ट सैलरी ड्रॉन, तो ये 20% है, 25% है, 30 है कि 35 है? तो ये 30% बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी गई, तो ये 30% है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद इंग्लिश वाला सेगमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। 1 से लेकर 4 तक हम लोग ग्रामेटिकल एरर ढूंढने का काम करेंगे। तो द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वर पुट अप ऑन द बोर्ड। अब इसमें आप देख लीजिए कि कहाँ पर गलती है। तो गलती इसमें केवल जो सी वाला पार्ट है वहीं पर है, वर पुट अप ऑन द बोर्ड, यहाँ पे मिस्टेक। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कहा गया कि वी रिजर्व द टिकट फॉर अ जर्नी ऑन ट्रेन फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग फॉर माई सिस्टर एंड मी। अब ये आपका सेंटेंस है, इसमें आपको मिस्टेक ढूंढनी है। तो मिस्टेक इसके कौन से पार्ट में है? फॉर अ जर्नी ऑन ट्रेन, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, इसमें मिस्टेक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया कि द प्रिंसिपल वॉज एक्सट्रीमली एंग्री ऑन द बॉयज हु थ्रो द पीसेस ऑफ चाक एट द टीचर। आमतौर पे जो टीचर होते हैं वो बच्चों के ऊपर चाक फेंकते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों ने टीचर को ही दे मारा। अब इसमें आप बताइए कौन सी गलती? तो जो थर्ड वाला है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, एक्सट्रीमली एंग्री ऑन द बॉयज। इसमें गड़बड़ी है, माफ कीजिएगा, इधर वाले में मार्क नहीं करेंगे। इसका जो थर्ड वाला क्वेश्चन था उसी को देखेंगे। इसके बाद फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि नो मैटर ही ट्राइज हार्ड ही कैन नॉट बी प्ले द गिटार। अब इसमें आप देखें गड़बड़ कहाँ पर है। तो इसका जो बी वाला इसमें पार्ट है ना, मतलब इसमें कहा गया है ही ट्राइज हार्ड, इसी में गड़बड़ है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यानी फिफ्थ वाला। फिफ्थ से लेकर नाइन्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वहां तक आपको करेक्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है अंडरलाइन पार्ट के लिए। तो अंडरलाइंड पार्ट जो है उसको देख लेंगे, पहले सेंटेंस को देखते हैं। मेनी पीपल आर बिकमिंग अवेयर ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर नाउ अ डे। अब इसमें आप देखिए कि जो बिकमिंग अवेयर लिखा हुआ है ना, उसी के नीचे अंडरलाइन है, उसकी जगह क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं? तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर है उसमें डी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता इसमें नहीं है, ये जैसे है वैसे परफेक्ट है। इसके बाद छठवें नंबर के क्वेश्चन को देखें। कालिदास वाज अ ग्रेट क्लासिकल संस्कृत पोएट ऑफ इंडिया, सही बात है। अब इसमें अंडरलाइन कहाँ किया है? वाज अ ग्रेटर क्लासिकल, यहाँ पे ग्रेट नहीं लिखा है, ग्रेटर क्लासिकल लिखा हुआ है। अब इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ग्रेट ही रहेगा, ग्रेटर नहीं रहेगा। यहाँ तुलना नहीं हो रही है ना, सीधे सीधे कह दिया गया है कि वो महान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। द मिल्क हैज बॉयल ओवर एंड फॉलिंग ऑन टू द स्टोव। तो ऐसा अक्सर हो जाता है। अब इसमें आप देखें कि फॉलिंग ऑन टू द स्टोव ये लिखा है ना, इसी के नीचे अंडरलाइन किया है। तो अब इसमें से आप देखकर बताएं। देखिए बी वाला जो है ना, इसका परफेक्ट सब्सटीट्यूट हो सकता है फॉलन ऑन टू द स्टोव। यहाँ पे फॉलिंग लिखा है, यहाँ पे फॉलन लिखा है, तो यहाँ जो फॉलन वाला है ना वो परफेक्ट है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को हमने देखा और इसका करेक्ट आंसर बी था, फॉलन ऑन टू द स्टोव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8th वाले में कहा जा रहा है कि इट हैज बीन रेनिंग वेरी हार्डली सिंस मॉर्निंग। अब इसके लिए आपको जो इंप्रूवमेंट यहाँ देखनी है, किसमें देखनी है? ये अंडरलाइन पार्ट है, हैज बीन रेनिंग वेरी हार्डली। यहाँ पर क्या इंप्रूव किया जा सकता है आप देख लीजिए। तो देखिए इसका डी हो जाएगा, हैज बीन रेनिंग वेरी हार्ड। यहाँ पे हार्डली लिखने की आवश्यकता नहीं थी, आप हार्ड लिखें काम चल जाएगा। इसके बाद 9th नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको लिखा हुआ है कि सम पीपल लाइक टू वॉचेस टेलीविजन ऑल डे। तो आजकल लोग मोबाइल में डूबे रहते हैं, टेलीविजन कौन देख रहा है। खैर, अब इसमें लाइक टू वॉचेस ये जो है ना पार्ट, अब इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जाए देख लीजिए।
देखिए इसमें लिखा जा सकता है लाइक टू वॉच, वॉचेस लिखने की आवश्यकता नहीं थी, आप सीधा सीधा वॉच लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 14 तक हमें क्या करना है, तो इसमें आप ये करिए कि पैसिव एक्टिव वॉइस देख लीजिए। इसका पहले जो सेंटेंस है उसको देखते हैं, और सेंटेंस यहां से शुरू होता है। 10th नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हिज मदर गेव हिम अ नोट फॉर हिज टीचर। ठीक है, अब इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 10th वाला जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ही वॉज गिवन अ नोट फॉर हिज टीचर बाई हिज मदर। ठीक है, ही वॉज गिवन अ नोट फॉर हिज टीचर, अपने टीचर के लिए उन्होंने प्राप्त किया, और किससे, अपनी माँ से, तो बाई हिज मदर। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 11th। इसमें कहा गया कि द चीफ गेस्ट गेव प्राइज टू द चिल्ड्रन। अब इसे कैसे कन्वर्ट करिएगा, तो 11th वाला जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। द चिल्ड्रन वर गिवन प्राइज बाय द चीफ मिनिस्टर, माफ कीजिएगा चीफ गेस्ट। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, ये सी वाला हमने देखा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12th नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि समवन गेव हिम अ न्यू केस फॉर हिज क्रेडिट कार्ड। इसके ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही वॉज गिवन अ न्यू केस फॉर हिज क्रेडिट कार्ड। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, द साइक्लोन हैज डैमेज सर्वल क्रॉप्स। अब इसे कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, 13 वाला आप देख रहे हैं, तो 13 वाले का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मतलब सर्वल क्रॉप्स हैव बीन डैमेज्ड बाय द साइक्लोन। इसके बाद 14 को देखते हैं, एवरीवन शुड ओबे ट्रैफिक रेगुलेशन। अब यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है इसके एवज में, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, ट्रैफिक रेगुलेशन शुड बी ओबेड बाय द एवरीवन। ठीक है, सी वाले ऑप्शन को हमने चुना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 18 तक हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन देखना है। तो लोकेश सेड आई एम वेरी बिजी दिस वीक। ये एक सेंटेंस है जो कि सीधे सीधे बोला जा रहा है, तो डायरेक्ट है। अब इसे आप इनडायरेक्टली बोलेंगे तो कैसे लिखेंगे, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, सी वाला हो जाएगा, लोकेश सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी दैट वीक। ठीक है, लोकेश कह रहा था कि वो इस हफ्ते बहुत ज्यादा व्यस्त रहने वाला है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, वी आर गोइंग टू तिरुपति नेक्स्ट वीक, दीपा टोल्ड हर फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपका सेंटेंस। अब इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 16 वाले का करेक्ट जो इसमें कन्वर्जन है वो आपका डी वाला हो जाएगा, मतलब डी वाले ऑप्शन को चुन लेंगे। दीपा टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट दे वर गोइंग टू माफ कीजिएगा तिरुपति द फॉलोइंग वीक। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो नेक्स्ट वीक लिखा हुआ है ना, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे फॉलोइंग वीक में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, द प्रिंसिपल सेड टू देम दैट ही डिड नॉट वांट टू सी एनीवन टू रिटर्न विथ अ कंप्लेंट अगेंस्ट देम। अब ये आपका सेंटेंस है, अब यहाँ इसको कन्वर्ट करना है आपको, तो 17 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। द प्रिंसिपल सेड टू देम आई डू नॉट वांट टू सी एनीवन टू रिटर्न विथ अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू। ठीक है, ये वाला जो है ये परफेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, कहा जा रहा है कि प्लीज ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफी, शकीला सेड टू द वेटर। अब ये आप देखिए कि इसे कैसे इनडायरेक्टली कन्वर्ट किया जाएगा, तो इनडायरेक्ट स्पीच में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो इसका ए वाला ऑप्शन परफेक्ट होगा, यानी शकीला टोल्ड द वेटर टू ब्रिंग हर अ कप ऑफ कॉफी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 23 तक हमें यहाँ पर एप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है, मतलब फिलिंग द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है ये। यहाँ पर सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है, तो मदर के बाद एक खाली जगह है, उसके बाद लिखा है सम फूड फॉर द ओल्ड बेगर वुमेन। अब यहाँ पर क्या भरा जाएगा, सेटअप भरा जाएगा, सेट आउट भरा जाएगा, सेट असाइड भरा जाएगा, क्या भरेंगे। देखिए 19 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सेट असाइड। ठीक है, ये भरा जाएगा। इसके बाद अगले वाले तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, मदर सेट असाइड सम फूड फॉर द ओल्ड बेगर वुमेन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, इसमें कहा गया कि सुजन्स फाइनली अराइव एट द पार्टी एट मिडनाइट बट बाय देन मोस्ट ऑफ द गेस्ट। अब यहाँ पे गेस्ट्स के बाद की जो जगह है वो खाली है, यहाँ क्या भरा जाएगा, हैविंग लेफ्ट, हैव लेफ्ट, हैड लेफ्ट या सीधा लेफ्ट। तो क्वेश्चन नंबर 20 और इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हैड लेफ्ट। ठीक है, तो ये इसमें भरेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, और 21 में आपसे पूछा गया कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो सेंटेंस पहले पढ़ लीजिए। देखिए मूवीज मेकर जनरली, अब इसके बाद खाली जगह है, हिस्टोरिकल फैक्ट टू राइट देयर स्टोरी, एक्सप्लेन होगा, करेक्ट होगा, अकाउंट होगा, एडॉप्ट होगा, क्या भरा जाएगा। तो 21 का राइट आंसर इसमें से हो जाएगा डी वाला, एडॉप्ट। ठीक है, एडेप्ट। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, ये एडेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया कि द प्लीजेंट, अब इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, लॉट ऑफ द रेन एज इट फेल ऑन द डस्ट मेड मी फील नोस्टैल्जिक। अब इसमें आप देखें कि क्या भरेंगे, 22 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अरोमा, सुगंध। ठीक है, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, बेंगलुरु इज अ ब्यूटीफुल सिटी विच, अब इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस, द मॉडर्न विद द ट्रेडिशनल। अब यहाँ पर क्या होगा, ब्रिक्स होगा, ब्लेंड होगा, ग्रोज होगा या फिर शेयर होगा, क्या होगा इसमें से।
और 23 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ब्लेंड। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 24 से लेकर 29 तक आपको यहाँ पर करेक्ट अल्टरनेटिव भरना है। कहने का मतलब यह है कि जो शब्द दिया है उसी के समानार्थी बेस्ट एक्सप्रेशन देने वाले वर्ड का चयन आपको करना है। तो इमेंस लिखा हुआ है, अब इमेंस की जगह पे उसका समानार्थी या बेस्ट एक्सप्रेशन देने वाला दूसरा वर्ड आपको तलाशना है। तो 24 का राइट आंसर इसमें से डी वाला हो जाएगा, मैसिव। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 25 में कहा गया फॉर्मर। अब फॉर्मर की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, इसके सेम मीनिंग वाला। और 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, प्रीवियस भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट, प्रीवियस प्रेसिडेंट, ऐसे। इसके बाद 26 को देखिए, यहाँ पे ऑब्वियस लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, 26 का करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा, इविडेंट। ठीक है, इविडेंट। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 27 में कहा गया कि यहाँ पे ऑप्टिमिस्ट है, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, मतलब इसके समान अर्थ वाला। तो 27 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आइडियलिस्ट। ठीक है, आइडियलिस्ट भर सकते हैं। इसके बाद फॉरगिव लिखा हुआ है, तो फॉरगिव के लिए क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे फॉरगेट है, एक्यूज है, इसके अलावा पार्डन है, कंपेल है। 28 का एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, पार्डन होना चाहिए, सिंपल यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पहचानना आसान है। इसके बाद एगाइल लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, डल लिखा जा सकता है, स्टिफ लिखा जा सकता है, क्विक लिखा जा सकता है, रिजिड लिखा जा सकता है। देखिए 29 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्विक लिखा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 33 तक हमें क्या करना है, इसमें अपोजिट सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे अप्लाउड लिखा हुआ है, अब अप्लाउड की जगह पे क्या अपोजिट लिखा जा सकता है इसका। 30 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, डिनाउंस लिखा जा सकता है इसके विपरीत के तौर पे। इसके बाद इनलार्ज है, माफ कीजिएगा, इनरेंज्ड है, और ये जो इनरेंज्ड है इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ जो 31 है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला हो जाएगा, प्लीज्ड। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखें ये 31 था, 32 को देख लेते हैं। 31 तक हमने देखा था, 32 को देखिए, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इनफाइनाइट की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, मतलब अपोजिट के तौर पे। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा, डी वाला हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, अपरिमित या अनंत कहा जा सकता है, तो लिमिटेड यानी सीमित। इसके बाद यहाँ देखें ये टेंस लिखा है, तो टेंस की जगह पे क्या रिलैक्स भर सकते हैं या स्टिफ भर सकते हैं, क्या भरेंगे। देखिए 33 का राइट आंसर इसमें से ए वाला हो जाएगा, रिलैक्स्ड, मतलब तनाव की अवस्था और तनाव मुक्त। इसके बाद 34 से लेकर 40 तक हमें अल्टरनेटिव यहाँ चूज करना है, और कैसा अल्टरनेटिव होगा ये देखिए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वाला है। तो इसमें सेंटेंस आपको दिया हुआ है, वन हु कैन नॉट स्पीक। अब यहाँ पर आप उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, बेबी यूज करेंगे, क्विट यूज करेंगे, या ऑर्फेन यूज करेंगे, डम्ब यूज करेंगे। देखिए 34 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डम्ब। ठीक है, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया कि वन हु इज अनेबल टू रीड और राइट, मतलब वो लिखने पढ़ने दोनों में असमर्थ है, तो उसे क्या कहा जाएगा, इलिटरेट कहा जाएगा, या इनकॉम्प्रिहेंसिबल कहा जाएगा, या फ्रुगरल कहा जाएगा, क्या बोला जाएगा। तो 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा, इलिटरेट यानी असाक्षर। साक्षर किसको कहा जाता है, जो लिख और पढ़ सके, तो जो नहीं कर सकता है उसको असाक्षर कहा जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, मतलब निरक्षर कहा जाएगा, कहने का मतलब है ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट, उसको क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एनिवर्सरी बोलते हैं। समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, तो ये क्या होगा, एटर्नल होगा, टेम्पोरल होगा, एनुअल होगा, या फिर पेरिफेरल होगा। देखिए 37 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, एटर्नल होगा। इसके बाद मेडिसिन गिव टू कॉन्ट्रेट द मेडिसिन गिवन टू यहाँ देखें, काउंटरैक्ट द पॉइजन। अब इसकी जगह पे, मतलब ये पूरा सेंटेंस हो गया, इसकी जगह पे कौन सा शब्द भरेंगे। तो देखिए 38 का राइट आंसर क्या होगा, इसमें से डी वाला हो जाएगा, मतलब डी वाले को चुनते हैं, यहाँ पे एंटीडोट हो जाएगा उसकी जगह पे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया कि अ स्पीच मेड ऑन वन सेल्फ, तो इसको क्या बोला जाएगा, ये 39 नंबर का क्वेश्चन है, ए वाला हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए वाला हो जाएगा। इसके बाद 40 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, वन हु बिलीव अदर इजली एंड कैन बी चीटेड, तो इस प्रकार के व्यक्ति को क्या कहा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का बी वाला हो जाएगा, गुलेबल। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यानी 41 और 41 से लेकर 46 तक हमें आइडम फ्रेज वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये सीधा सीधा दे दिया है। आइडम है यहाँ पे अ वाइल्ड गूस चेस, अब इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, मतलब इसका अर्थ आपको बताना है। तो यूजलेस सर्च या टाइमली एक्शन या वाइज डिसीजन भी कहा जा सकता है, मतलब इसमें लिखा हुआ है। और डिलेड एक्शन क्या होगा इसमें से, तो 41 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यूजलेस सर्च, मतलब जो बेकार की खोज होती है, जांच पड़ताल होती है, उसको कहते हैं वाइल्ड गूस चेस। इसके बाद 42 को देखते हैं, बी एट योर रिस्ट विट, यहाँ पे इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे ये आपका आइटम है, बी एट योर्स विट्स, और उसके साथ इंड भी दिया हुआ है, मतलब ये पूरा आइटम है, तो इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, मतलब इसके अर्थ के तौर पे। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर इसमें से
देख लीजिए सी वाला हो जाएगा, ठीक है। बी ओवरब्लेम्ड विथ प्रॉब्लम्स। इसके बाद 43 को देखते हैं, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका अर्थ क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर इसमें से कौन सा होगा? बी वाला हो जाएगा, रिग्रेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड एंड कैन नॉट बी चेंज। इसके बाद 44 को देखते हैं, फार क्राई फ्रॉम ये आपका आइडम है, इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है? 44 का ए वाला हो जाएगा, टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम, यहाँ आपने देखा। इसके बाद 45 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया कि अ निडल इन अ हे स्टाक, यानी भूसे के ढेर में सुई। तो इसका मतलब क्या है इसमें आप देखिए 45 का राइट आंसर क्या होगा? इसमें से डी वाला हो जाएगा, समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, खोजने में बहुत मुश्किल चीज को कहा जाता है। बटरफ्लाइज इन वंस स्टमक, तो ये क्या चीज है? इसका मतलब अर्थ क्या है? तो इसका डी हो जाएगा, आप फीलिंग ऑफ नर्वसनेस, यानी पेट में तितलियां घूमना, तो यानी बेचैनी महसूस करना, नर्वसनेस महसूस करना। इसके बाद 47 को देखते हैं, फाइंड अ मिस स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ से क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक आपको तलाशना है। तो अब यहाँ देखिए कुछ स्पेलिंग लिखी हुई है, उसमें से गलती कहाँ पे है? तो 47 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ये जो पुडल लिखा हुआ है इसमें गड़बड़ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं, चूज द इनकरेक्ट वर्ड। अब इसमें देखिए, तो देखिए 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से बी वाला, ठीक है। मिस्चीवियस की जो स्पेलिंग है वो इनकरेक्ट है यहाँ पे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, इनकरेक्ट वर्ड यहाँ भी तलाशना है आपको। तो ए वाला हो जाएगा, लेबोरेटरी यहाँ लिख सकते हैं इनकरेक्ट के तौर पे, मतलब इनकरेक्ट यही है, इसकी स्पेलिंग गलत है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वाले सेक्शन का। तो चूज द इनकरेक्ट वर्ड यहाँ भी देखना है आपको। तो अथॉरिटी है, ऑडियंस है, इसके अलावा एस्टेयर है, ऑडिएबल है, क्या भरा जाएगा, मतलब क्या इसमें से इनकरेक्ट है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का लास्ट जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा, मतलब ये स्पेलिंग गलत है, ऑडियंस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। तो यहाँ तक हमने देखा। अब इसके बाद जो कंप्यूटर सेक्शन है वो स्टार्ट होता है। तो पूछा गया है कि ब्लेज पास्कल कहाँ के गणितज्ञ थे? तो ये जो गणितज्ञ थे ये फ्रांस के रहने वाले थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, वीडियो कार्ड को किन दो नामों से जाना जाता है? तो यहाँ दूसरा नाम तो नहीं दिया है, कोई एक ही नाम दिया है, या दोनों को भी चुनने का विकल्प है, जैसे कि पिक्टोरियल कार्ड है, इसके अलावा डिस्प्ले कार्ड है, इस प्रकार से दिया है। तो बोथ ए एंड बी को आप चुन सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से बी होगा, सिर्फ डिस्प्ले कार्ड कहा जाता है, ठीक है। उसको पिक्टोरियल कार्ड नहीं कहा जाता है, केवल डिस्प्ले कार्ड कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि नाम और पते जैसी जो मदें होती हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? उसे इन्फॉर्मेशन के तौर पर देखा जाता है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 वाले का ए हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए कम से कम वो इन्फॉर्मेशन ही होती है। सीएडी का तात्पर्य क्या है? अब इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और इसीलिए इसका जो बी वाला ऑप्शन है उसको चुनेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है किसे? तो अब इसमें आप देखिए जितनी भी डिवाइसेस, जैसे प्रिंटर है, मॉनिटर है, वेब कैम है, मतलब वेब कैमरा है, और स्विच है, कौन सा होगा? 5th वाले का सी वाला हो जाएगा, वेब कैम। ये क्या है? ये इनपुट डिवाइस के तौर पे ट्रीट किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन? तो ग्राफिक्स उसमें नहीं आता है, ऑडियो नहीं आता है, मेमोरी कीबोर्ड नहीं आता है, या वीडियोज नहीं आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। मेमोरी और कीबोर्ड उसमें शामिल नहीं होते हैं, बाकी सब तो शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि हार्ड कॉपीज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम स्कैनर, स्पीकर, प्रिंटर, रिकॉर्डर, इसमें से कौन सा होगा? तो सी वाला हो जाएगा, ठीक है, सी वाला हो जाएगा, मतलब प्रिंटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, द फास्टेस्ट स्पीड प्रिंटर अमंग द फॉलोइंग इज? क्या होगा? लेजर प्रिंटर होगा, इंकजेट होगा, लाइन प्रिंटर होगा, या फिर क्या होगा? डॉट मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। सबसे तेज, तो सबसे तेज इसमें से कौन सा है? ए वाला है। लेजर प्रिंटर्स जो होते हैं वो इनकी तुलना में, बाकी जितने भी दिए हुए हैं उनकी तुलना में तेज होते हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर इज मेनली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? कितने भाग में इसको बांटा जाता है? तो बी इसका चुनना रहेगा, मतलब 2 पार्ट में बांटा जाता है, 2 हिस्से होते हैं ना सॉफ्टवेयर के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, रीडिंग के परिणाम स्वरूप यदि कोई सिंबल मेमोरी सेल से डिलीट हो जाता है तो रीड आउट को कहते हैं, क्या बोला जाएगा? मतलब नॉन वोलेटाइल बोला जाएगा, वोलेटाइल होगा, या डिस्ट्रक्टिव होगा, या नॉन डिस्ट्रक्टिव होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर इसमें से सी हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव उसको बोला जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, व्हाट इज मीन बाय कंपैटिबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर्स? तो इसमें से आप देखिए, सॉफ्टवेयर इज वर्किंग प्रॉपरली फॉर द यूजर, या इट इज वर्सेटाइल टू हैंडल द जॉब, या सॉफ्टवेयर इज कैपेबल ऑफ रनिंग ऑन द कंप्यूटर, द सॉफ्टवेयर इज रनिंग विद द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड अर्लियर। इसमें से आप देख लीजिए। तो देखिए 11th नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सी वाला हो जाएगा, मतलब द सॉफ्टवेयर, यहाँ देखिए द सॉफ्टवेयर इज कैपेबल ऑफ रनिंग ऑन द कंप्यूटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, इसमें कहा गया कि व्हाट आर द मिस्टेक डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर? उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ देखिए वो लॉजिकल एरर होती है, इंटरनल होती है, या फिर सीमेंटिक होती है, या फिर सिंटेक्स होती है, किस प्रकार की एरर होती है?
12th नंबर के क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सिंटैक्स एरर। इसके बाद लिनक्स जो है वो क्या चीज है आप बताइए, तो सिंपल है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक तरह का ओएस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, इसमें कहा गया कि द डे टू डे प्रोसेसिंग ऑफ करेक्शंस इन कस्टमर अकाउंट्स कैन बी सिंप्लीफाइड इनटू वन प्रोसेसिंग मोड, इसको क्या बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर इसमें से सी वाला हो जाएगा, मतलब इसे बैच प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसके बाद 15 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कीज ऑन द स्टैंडर्ड विंडो कीबोर्ड, ये नंबर कितने होते हैं, इनकी संख्या। तो 15 का राइट आंसर इसमें से ए हो जाएगा, 12 मतलब 12 होते हैं। द फुल नेम ऑफ FSF जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो 16वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ माइक्रो कैपेसिटर इज, ये क्या होती है। तो 17 नंबर के जो क्वेश्चन को आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर डी होगा, जितनी भी है वो सब इसमें शामिल होती है, जैसे कि ALU है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इसके अलावा एरे ऑफ रजिस्टर है, इसके अलावा नियंत्रण यूनिट है, कंट्रोल यूनिट, वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी होगा इसमें से डी वाला। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्या है, इसमें अभी 20 प्रश्न है, मतलब 3 और हैं। तो 18वें को देखते हैं, इसमें कहा गया कि नेम द ऑड वन एमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ वाटर प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इंकजेट है और लेजर है, इसमें से ऑड कौन सा है। तो 14 वाला जो आप देख रहे हैं ना, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, वाटर प्रिंटर इसमें से अलग है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, दशमलव प्रणाली जो है उसमें 101 को अगर हम लिखते हैं तो उसे अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या लिखा जाएगा, 101, ये डेसिमल में है। ठीक है, अब इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी में हर डिजिट को या तो 0 लिखेंगे या 1 लिखेंगे, तो कन्वर्जन आप कर सकते हैं। और करेक्ट आंसर ये जो 19 है इसका क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, 1100101, ये लिखा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, लो कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग पर बिट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। तो ये प्राइमरी होता है या फिर सेकेंडरी होता है या रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है या सभी होती है। देखिए 20वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सेकेंडरी। ठीक है, अब इसके बाद हिंदी वाले सेक्शन की ओर चलते हैं, जहां पे ये तालव्य श दिया हुआ है। ठीक है, ये तालु से उच्चारण होता है, मतलब जीभ जो है ना आपकी तालु में जाकर सटती है, तो ये जो शहद वाला श है ये निकलता है, इसीलिए इसको तालव्य श कहा जाता है। तो सिंपल है, मूर्धन्य श क्या होता है, ये वाला होता है। इसके बाद आगे, और दंत स क्या होता है, ये वाला होता है, समोसा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, इसमें कौन सा पश्च स्वर है। तो अब इसमें आप देखिए, ये आ है, ब है, ज है कि ध है। तो सेकंड वाला जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आ। इसके बाद पूर्व उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है, पूर्व उपसर्ग से। तो पुरोहित है या पुरस्कार है या दोनों है या इसमें से कुछ नहीं है। तो इसमें से सिर्फ पुरोहित जो आप देख रहे हैं यही है। ठीक है, लेकिन इसमें अगर ध्यान से देखें तो ना तो पुरोहित जो है ये पूर्व उपसर्ग से बना है, पूर्व आपका उपसर्ग है, ये पहले जोड़ना है। जैसे अनुमान में आपने पूर्व जोड़ दिया तो पूर्वानुमान हो गया, आग्रह में आपने पूर्व जोड़ दिया तो पूर्वाग्रह हो गया, इस प्रकार से। तो ऐसा तो इसमें कोई भी शब्द नहीं है ना, तो इसलिए डी वाला हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि लेखक में कौन सा प्रत्यय है। तो अक प्रत्यय है, आक प्रत्यय है, इक है कि क्या है। प्रत्यय जो है लास्ट में जुड़ता है, तो देखिए इसमें, देखिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अक प्रत्यय। लिख प्लस अक बन गया लेखक। इसके बाद 5th नंबर के क्वेश्चन को देखिए, शब्द भाषा की कैसी इकाई है। तो शब्द कैसी इकाई होते हैं बताइए। ये जो 5th नंबर का क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर सी होना चाहिए। स्वतंत्र भी होते हैं, सार्थक भी होते हैं, दोनों होता है, मतलब तभी तो वो शब्द बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, स्वागत में कौन सी संधि है भाई, सु प्लस आगत। तो अब ये आप देख लीजिए कौन सी संधि होगी, यण होगी, स्वर होगी, अयादि होगी। तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसका ए हो जाएगा, यण संधि है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, ऋण का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अब इसमें आप देखें तो ऋण का मतलब घटाने का चिन्ह होता है, सब्सट्रैक्शन जिसे कहा जाता है। इसके अलावा आपका ऋण मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, तो ऋण मतलब उत्तरदायित्व भी होता है। लेकिन इसमें से कोई एक ऐसा है जिसका मतलब यहाँ पे इसका ऋण से तात्पर्य नहीं है। तो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मध्यम पढ़ने को ऋण से नहीं जोड़ा जा सकता है, बाकी जो है वो सब ऋण के अनेकार्थी शब्द है। महायोग का विलोम क्या है। तो महायोग का विलोम महाभोग होगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि महाभोगी दिया हुआ है। फिलहाल 8th नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर ए ही माना गया है, तो यहाँ पे महायोगी होना चाहिए था। ठीक है, महायोगी का विलोम महाभोगी होगा, महायोग का विलोम महाभोग होगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। और ये जो 9वां क्वेश्चन है, 9वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अर्थ का विशेषण क्या होगा। तो अर्थवान होगा, आर्थिक होगा, अर्थी होगा, इसमें से कौन सा होगा। तो 9वां जो आप देख रहे हैं ना इसका करेक्ट आंसर इसमें से बी वाला हो जाएगा, आर्थिक, अर्थ से बना है आर्थिक। ऋतुराज किसका पर्यायवाची है, तो बसंत का है। ठीक है, ऋतुओं का राजा। बखूबी में कौन सा समास है, समास विग्रह आप जानते होंगे। तो 11th नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है। ध्यान दीजिएगा, बखूबी जो शब्द है
यहाँ बसूबी लिखा हुआ है लेकिन वो बखूबी है, तो अव्ययी भाव समास है। इसके बाद अवधि भाषा का क्षेत्र नहीं है। अब कौन सा क्षेत्र नहीं है जरा देखिए। तो 12th क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मथुरा क्षेत्र अवधि भाषा का नहीं है। कहाँ अवध और कहाँ मथुरा। अब यहाँ एक पैराग्राफ दिया है कि सत और चरित्र इन दोनों शब्दों के मेल से सच्चरित्र नाम का जो शब्द है वो बना है, और इस शब्द में ता प्रत्यय लगाने से सच्चरित्रता नाम का शब्द बनता है। और इस शब्द में ता प्रत्यय लगाने से सच्चरित्रता शब्द की उत्पत्ति हुई है। सत का मतलब होता है अच्छा चरित्र या आचरण, चाल चलन, स्वभाव, गुणधर्म, वो सब उसमें आता है। तो इस प्रकार से एक अच्छे चाल चलन से युक्त जो प्राणी है वो सच्चरित्रता युक्त है, ऐसा कहा जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और परस्पर सहोपकारिता के द्वारा उसका जीवन यापन संभव है। इसलिए व्यक्ति में ऐसे गुणों का होना आवश्यक है जिनके द्वारा समाज में शांतिपूर्वक रहते हुए वो देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। ठीक है, अतः ऐसे अवगुणों से युक्त व्यक्ति को, मतलब यहाँ जो इससे रहित व्यक्ति है वो अवगुणों से युक्त है, तो ऐसे व्यक्ति को दुराचारी कहते हैं। अब कुल मिलाकर यहाँ पर सच्चरित्रता की पूरी लंबी चौड़ी परिभाषा दी गई। पैराग्राफ में लास्ट में कहा गया है कि किसी व्यक्ति का सच्चरित्र होना इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि वह कितना पढ़ा लिखा है। एक अनपढ़ व्यक्ति के अंदर भी ये सारे गुण हो सकते हैं, और एक उच्च शिक्षित व्यक्ति जो है उसके अंदर भी बहुत जो दुर्गुण है वो पाए जा सकते हैं, क्योंकि पढ़ लिख लेने के बाद बुद्धि किधर जाएगी ये मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ वही चीज है। अब इसमें आप देखिए पूछा क्या गया है कि परस्पर सहोपकारिता के द्वारा मनुष्य का जीवन यापन क्यों संभव है। तो वह एक सामाजिक प्राणी है इसीलिए संभव है, समाज में रहने वाला है ना, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग उत्तर देना था। 14वें को देखिए, शीर्षक आपको बताना है, तो इसमें आप देखिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सच्चरित्रता ही इसका शीर्षक होगा, जो कि बार बार इसमें रिपीट किया है। नेक्स्ट, अब यहाँ से जनरल इंटेलिजेंसिया वाला जो सेक्शन है वो स्टार्ट होता है, यानी रीजनिंग हम लोग देखेंगे एआरओ वाले एग्जाम के लिए। तो इसमें देखिए कि कहा गया है कि एक ऐसी चीज को चुनिए जो कि बाकी तीनों से अलग हो। तो इसमें से जो अल्फाबेटिकल कोड दिए हुए हैं, अलग कौन सा है? अलग इसका सी वाला है, जो CTES लिखा हुआ है ना, वही इसमें से डिफरेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 हिस्सा है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होती है, तो माता की वर्तमान आयु कितनी है? अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। 48 साल की है माता, और फिर उसी हिसाब से आप व्यक्ति की आयु निकाल सकते हैं। दो संख्याओं का योग और उनके अंतर की अगर तुलना की जाए तो योग जो है वो उनके अंतर से 3 गुना ज्यादा है। उनका अनुपात क्या है एग्जैक्टली ये बताना है, तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा 2:1 का अनुपात होगा। बी वाले ऑप्शन को चुन लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ नंबर सीरीज आपको कंप्लीट करनी है, तो 145, 289, 575 और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है, फिर उसके बाद 2283 दिया हुआ है। ये जो बीच में क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या भरा जाएगा? तो ये जो 4th क्वेश्चन है ना, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मतलब 1352। इसके बाद 5th को देखते हैं। यहाँ पे 4, 27, 67 और 123 है। उसके बाद एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, 279 है, 377 है। देखिए 5th क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 194 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरा जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में VT इस प्रकार से संबंधित है कि QO जो है इसी सेम वे में MK से रिलेट करेगा। कैसे? मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि VT इज रिलेटेड टू QO। ये दिया हुआ है इन द सेम वे एज MK इज रिलेटेड टू। अब यहाँ पे MK जो है इसका संबंध ठीक उसी प्रकार से जोड़ना है जैसे पीछे 2 का आपने देखा, तो किससे संबंध होगा ये देखना है। और 6 नंबर का जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, HF से संबंध होगा। इसके बाद देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैथमेटिकल सिंबल्स टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन एंड रिप्लेस द साइन मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए जो मल्टीप्लाई का साइन है, कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। यहाँ पे ये जो फूल जैसा बना हुआ है ना, इसको हटा के आपको करेक्ट सिंबल भरना है ताकि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो जाए। मतलब जहां जहां पे यहाँ पे इसकी सिंबल्स दे रखे हैं उसको इस समीकरण के हिसाब से व्यवस्थित करना है। तो कुल मिलाकर जो 7 नंबर का क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से भरा जाएगा, मतलब इक्वल, उसके बाद डिवीजन, फिर सब्ट्रैक्शन, उसके बाद प्लस, तो ये आपस में बैलेंस हो जाएंगे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। मतलब वो जो चिन्ह यहाँ पे बनाया ना उसकी जगह पे आपको सिंबल्स भरने हैं, मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन। इसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि बीते हुए परसों में सोमवार था, तो आने वाला जो परसों है, यानी जो आने वाला परसों है उसमें कौन सा दिन होगा ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर इसमें से सी हो जाएगा, मतलब शुक्रवार। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और उसके मध्य में स्थित अक्षर के दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा ये बताना है। तो 9th क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी आर होगा टोटल। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। शेर का संबंध माद से है, तो खरगोश का संबंध किससे होगा? बिल से होगा या छेद से होगा, बताइए। तो 10th नंबर का जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, खाई से है। ठीक है, ये असल में यहाँ पे आप देखें इसकी जो अंग्रेजी है वो अलग दी है, और यहाँ जो खाई है उससे संबंध नहीं होगा, बल्कि इसका भी संबंध माद से होगा।
यहाँ पर शेर का संबंध असल में गुफा से होना चाहिए था, और जो छोटा मिट्टी का पोला एरिया होता है ना, मतलब बिल के तौर पे बनाया जाता है खरगोश के द्वारा रहने के लिए, तो उसको माद ही कहा जाता है। तो यहाँ कुछ सही विकल्प नहीं दिया है, फिलहाल इसमें से आप खाई को चुने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। 11 वाले में कहा गया कि एक्स ए की माता है, वाई बी के पिता की बहन है, आर बी का पिता है, और ए और जेड आपस में बहनें हैं, बी जेड का भाई है, और आर और एक्स के बीच में कैसा संबंध है आपको ये बताना है। तो ये जो संबंध है इसको आप जोड़ेंगे तो इसमें से करेक्ट आंसर आएगा ए वाला, यानी पिता का संबंध है। इसके बाद 12th नंबर के क्वेश्चन में आपको वेन आरेख जो है वो दे रखा है, और पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सीक्वेंस परफेक्ट रूप से आपको दर्शाता है चंडीगढ़, भारत और सियोल, इन दो चीजों को, तीन चीजों को। तो भारत में है चंडीगढ़, और सियोल जो है वो कहां पर है। फिलहाल इसका 12th वाले का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। सियोल जो है वो भारत में तो है नहीं, तो इसमें आप देखें ये भारत है, उसके अंदर चंडीगढ़ है, सियोल उससे बाहर है, तो यही है आपका वेन आरेख जो बी वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। कूट भाषा में आपको अगर पाइथन को लिखना हो तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, LMFRWN, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से रिदम को कैसे लिखा जा सकता है, तो 13 का करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, इसमें से ए वाला हो जाएगा, इस हिसाब से लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। यहाँ पे आपको इसे तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है, मीनिंगफुल ऑर्डर में। तो लॉजिकल ऑर्डर इनका क्या हो सकता है, माइक्रोन है, मीटर है, मील है, मिलीमीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, सीक्वेंस बिठाना है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर इसमें से सी वाला हो जाएगा, मतलब 146253 ये वाला जो अरेंजमेंट है ये इसमें परफेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। यहाँ वेन आरेख दिया है और उसमें बता दिया है कि ग्रुप ए उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, ग्रुप बी उन लोगों को लीड करता है जो हिंदी बोल सकते हैं, और ग्रुप सी उन लोगों के लिए है जो कि मराठी बोल सकते हैं। ठीक है, वहां पे उनका प्रतिनिधित्व है। तो आरेख में दी गई जो संख्याएं हैं वो विशेष श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या दर्शाती हैं। कितने व्यक्ति ठीक तरीके से दो भाषाओं को बोल सकते हैं ये आपको देखना है। इन वेन आरेखों का संबंध यहाँ दर्शाया गया है। अब इसमें आप देखिए, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 15 जो आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें से ए वाला हो जाएगा 18। ठीक है, 18 ऐसे हैं जो कि दोनों भाषा बोल सकते हैं। इसके बाद 16वें नंबर के क्वेश्चन में कहा गया कि 60% अगर x माइनस वाई का निकालते हैं तो वो 45% x प्लस वाई के बराबर होता है, मतलब 60% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 45% ऑफ x प्लस वाई। तो y इज इक्वल टू k परसेंट एंड x का मान यहाँ पे पूछा है ना, देखिए y इज इक्वल टू k परसेंट, और x जो है मतलब यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि y इज इक्वल टू k परसेंट ऑफ x, तो 21% ऑफ k जो है वो किसके बराबर होगा ये बताना है। तो इसे अगर आप हल करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी वाला, यानी 3 के बराबर होगा। इसके बाद अब जो रीजनिंग वाला सेक्शन है वो खत्म हुआ, यहाँ से एप्टीट्यूड वाला सेक्शन स्टार्ट होता है। तो प्रकाश ने 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा में तय की और फिर वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर पुनः बाएं मुड़कर, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि पहले 6 किलोमीटर वो उत्तर दिशा में चल रहा है, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चल रहा है, और फिर से बाएं मुड़ता है तो 6 किलोमीटर चलता है। तो अपने जो प्रारंभिक बिंदु था वहां से प्रकाश कितनी दूर है ये बताना है आपको। इसमें देख लीजिए, तो देखिए इसका ए हो जाएगा, 4 किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की वास्तविक गति की 7/11 की दर से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला हो जाएगा, यानी 8 घंटे बच जाएगा। इसके बाद 3rd क्वेश्चन को देखते हैं। 2 पाइप एक टैंक को 20 मिनट और 24 मिनट में भरते हैं। एक खींचा गया पाइप टैंक को 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली कर सकता है। तीनों पाइप मिलकर खाली टैंक को 15 मिनट में भरते हैं। तो यहाँ आपको बताना है कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी है। तो कितनी कैपेसिटेंस होगी, अब यहाँ देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 120 बैरल। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि पाइप ए की क्षमता बी की क्षमता से 60% ज्यादा है। यदि बी एक टंकी को 20 मिनट में भरता है तो पाइप ए उसे कितने समय में भरेगा ये बताना है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से बी हो जाएगा, 2/25 मिनट में। इसके बाद 5th क्वेश्चन को देखते हैं। एक छात्र 10 2 अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। संख्याओं को लिखते समय त्रुटिवश उसमें से एक संख्या के अंकों को बदल देता है। उसके परिणाम स्वरूप उसका अंतिम औसत वास्तविक औसत के संख्यात्मक रूप से 3.6 कम हो जाता है। उसने जिस संख्या के अंकों को बदला था उससे मूल संख्या का अंतर आपको ज्ञात करना है। तो ये जो 5th क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है, डी वाले को चुनते हैं, यानी 4। इसके बाद 6वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। एक कमरे में कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं हैं। महिलाओं की संख्या का वर्ग पुरुषों की संख्या के वर्ग से 30 कम है। यदि 5 महिलाएं और आ जाती हैं तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर हो जाती है। कमरे में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या आपको ज्ञात करनी है, और ये है 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला हो जाएगा, 6 है टोटल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 7th को देखते हैं। एक पुस्तक में 45 पेज हैं। प्रत्येक पृष्ठ पर 30 रेखाएं हैं और प्रत्येक पंक्ति पर 60 वर्ण होते हैं। यह सामग्री
किसी अन्य नोटबुक में लिखी जाती है तो 40 लाइन और पंक्तियों में 32 वर्ण आते हैं, तो आवश्यक पृष्ठों की संख्या पिछली संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा होगी, ये आपको बताना है। अब ये जो 7 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 40%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। प्रत्येक संख्या 20, 37, 54 और 105 में से x को घटाया जाए तो प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती हैं। 7x-5 और x+1 के बीच का माध्य अनुपातिक जो मान है वो आपको ज्ञात करना है। तो 8 क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 8 आएगा। इसके बाद 9वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। औसत अंक दिया है 72 40 छात्रों का। बाद में पता चलता है कि 3 अंक जो है ये 64, 62 और 84, इनको गलती से 68, 65 और 73 लिख दिया गया था। तो अब भूल सुधार दी गई है, तो सही औसत क्या होगा? देखिए 9वां जो क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 72.1 आएगा तब। इसके बाद 10th नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया कि 100 चीजों का औसत 46 है। बाद में पता चला कि 16 को 61 पढ़ लिया गया, 43 को 34 पढ़ लिया गया। वास्तव में चीजें भी 100 नहीं 90 थी, तो वास्तव में क्या औसत होना चाहिए? अब ये जो 10th क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 50.7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक छात्र जिसकी आयु 20 वर्ष है कक्षा को छोड़ देता है, तो नए विद्यार्थी उसके स्थान पर 2 लोग आ जाते हैं, मतलब 2 नए विद्यार्थी उनकी जगह पे आ जाते हैं जिनकी आयु में 5 साल का अंतर है। यदि कक्षा में उपस्थित छात्रों का नया औसत 15 साल हो, तो कक्षा में आए हुए दोनों छात्रों में से आयु में छोटे छात्र की उम्र कितनी है, ये आपको बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, 15 साल। 15 साल वाला छोटा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। इसमें एलसीएम दिया है 165, 176 और 385 और 528, और इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, मतलब इसमें ये कहा जा रहा है, असल में देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार से, 165, 176, 385, ये जो है ये क्या है, एलसीएम है, और साथ में 385 भी है। यहाँ 2 बार असल में रिपीट कर दिया है, तो ये 2 बार नहीं होगा, एक ही होगा। यहाँ संख्याओं का हेर फेर है, दोनों जो है ना, अंग्रेजी और हिंदी, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। अंग्रेजी वाले में संख्याएं ठीक दी हैं, 165, 176, 385 और 528, ये 4 संख्याएं हैं। मतलब ये क्या है, असल में लघुत्तम समापवर्तक है। और ये किसका एलसीएम है, तो के का है, और के संख्याओं के म स के द्वारा विभाजित किया जाता है, तो भागफल पी प्राप्त होता है। पी का मान बताइए, पी का मान ज्ञात करना है। और 12th क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1680। ठीक है, 1680 आएगा टोटल, यहाँ एलसीएम से आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई 51 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है, तो अन्य 2 भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 39 सेंटीमीटर है, और समलंब का क्षेत्रफल जो है वो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। तो समलंब चतुर्भुज आपको पता होना चाहिए कैसा होता है, और उसी के आधार पर फिर निकालेंगे। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर आप देखें तो जो बी वाला ऑप्शन है, यानी 1296, वो सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7, ये एक समीकरण दे रखा है, और ये बताया गया है कि जो 0 डिग्री थीटा जो है वो असल में 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए, मतलब बीच में होना चाहिए, 0 से लेकर 90 के बीच में उसका मान होगा। तो 3 tan थीटा अपान 2 प्लस tan थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो साइन और कॉस का कन्वर्जन, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा को पहले साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, इस इक्वेशन को आप हल कर लेंगे और उसी की सहायता से फिर tan भी निकाल लेंगे, तो हो जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1/2 आएगा, ये 3 माइनस tan थीटा अपान 2 प्लस tan थीटा का। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 15। सुजाता ने अपने सामान का 75% भाग 24% लाभ पर और शेष सामान 40% जो हानि थी उस पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसके लाभ और हानि का प्रतिशत आपको बताना है। तो इसमें अगर आप देखें तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, 8% लाभ होता है, ये बात है। ठीक है, इसके बाद 16वें प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर फाई। ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर फाई। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब इसको आप कई तरीके से तोड़ मरोड़ सकते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर फाई। तो यहाँ दिया है कि कौन सा इक्वेशन हम इसकी सहायता से प्राप्त कर सकते हैं, तो आप इसे सरल करके देखिएगा कि इसमें से कौन सा आ रहा है। जैसे यहाँ पे कॉस थीटा कॉस फाई इज इक्वल टू 1 दिया है, तो कॉस फाई आया कहाँ से, यहाँ tan स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर फाई जो है इसको आप साइन स्क्वायर फाई अपन कॉस स्क्वायर फाई में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस हिसाब से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप हल कीजिएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो बी आएगा, हल करने पर इतना आएगा। ठीक है, यहाँ जब आप इसे हल करेंगे तो यहाँ इन दोनों को भी तो सॉल्व करेंगे, सिर्फ tan वाले को तो करेंगे नहीं, तो इससे जो tan स्क्वायर थीटा है वो हमें मिल जाएगा और cos स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई ये इसमें से ट्रू है। तो यहाँ तक हमने इस पूरे टेस्ट को हल किया है। 200 MCQs थे और ऐसे कई सारे मॉक आपको अभी और मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।